अगले कुछ ही पलों में आप समझ जाएंगे कि आपकी जिंदगी के हर रिश्ते, चाहे वे पुराने हों या नए, झूठ की बुनियाद पर क्यों टिके हैं। ये कोई मामूली झूठ नहीं, बल्कि एक ऐसा बड़ा फरेब है जिसने प्यार को ही जहर से भर दिया है। बड़े विचारक हाइडेगर ने हमें बहुत पहले बताया था कि आधुनिक समय ने इंसान को उसकी अपनी असलियत से दूर कर दिया है। पर उन्होंने भी शायद ये नहीं सोचा होगा कि इस दूरी की वजह से प्यार इतना बदल जाएगा, इतना बिगड़ जाएगा। और अगर आपने कभी प्यार के बाद वो खालीपन महसूस किया है, एक गुड मॉर्निंग मैसेज की खोखली आवाज को, या उस खामोश उदासी को जिसे खास और पवित्र लगना चाहिए था, पर एक लेन देन जैसा लगता है, तो आप पहले से ही सच्चाई जानते हैं। बस आपको उसे कहने के लिए सही शब्द नहीं मिल पाए थे। चलिए, आपको जेम्स से मिलाता हूं। जेम्स वो इंसान था जिसने सब कुछ सही तरीके से किया। उसने समाज के लिखे हुए नियमों का पालन किया। अच्छी पढ़ाई, शानदार नौकरी और सबसे बातचीत करने का अच्छा तरीका। उसने ऐसी लड़कियों को डेट किया जो हर हिसाब से अच्छी थीं, समझदार, खूबसूरत और कुछ बदला करने की चाह रखने वाली। वह उन्हें अच्छे से प्लान की गई डेट्स पर ले जाता, उनकी छोटी से छोटी पसंद भी याद रखता और महंगे होटल के बिस्तरों पर धीरे से मैं तुमसे प्यार करता हूं कहता। फिर भी 35 साल की उम्र तक उसने खुद को अपनी तीसरी टूटी हुई सगाई को देखते हुए पाया और सोच रहा था, मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोई नाटक कर रहा हूं। जेम्स अकेला नहीं है। जर्नल ऑफ सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स के 2023 के एक सर्वे में पता चला है कि खुशहाल रिश्तों में रहने वाले 68% कपल भी अपने पार्टनर के साथ बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन ये सिर्फ आज के जमाने की परेशानी नहीं है। ये ऐसी दुनिया का पक्का नतीजा है जो ये भूल चुकी है कि प्यार का असली मतलब क्या है। हाइडेगर ने अपनी किताब बीइंग इन टाइम में हमें आगाह किया था। उन्होंने दसमैन, जिसे हम आम लोग या बाकी सब कह सकते हैं, के बारे में लिखा। वो अनजान भीड़ जो तय करती है कि हम कैसे जी, प्यार करें और क्या चाहें। आज का रोमांस दो लोगों के एक होने का नाम नहीं है। ये तो दो बायोडाटा के बीच का सौदा बन गया है। हम प्यार में नहीं पड़ते, हम उसके लिए इंटरव्यू देते हैं। जरा सोचिए, जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? आप खुद को सबसे अच्छा दिखाते हैं। आप अपने सबसे अच्छे पहलू, सबसे अच्छी बातें और अपने सबसे काम के दुखों को पेश करते हैं। आप ये नहीं कहते, मैं अपने पुराने जख्मों और डर से भरा हुआ एक डरावना घर हूं। नहीं, आप कहते हैं, मुझे हाइकिंग और पॉडकास्ट पसंद है। इसीलिए डेटिंग एप्स आज के जमाने का सबसे सही उदाहरण है। एक ऐसा बाजार जहां इंसान सिर्फ प्रोफाइल बनकर रह गए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो लोग अपनी प्रोफाइल का चेहरा लगाकर घूम रहे हैं। लेकिन ये कहानी यहां और गहरी हो जाती है। 1950 के दशक के अमेरिका में शादी से पहले एक कपल एक दूसरे को 6 महीने तक जानता था और तलाक बहुत कम होते थे। आज हम सालों तक डेट करते हैं, देखते हैं कि हम एक दूसरे के लिए सही हैं या नहीं, और फिर भी पहले से कहीं ज्यादा अकेले महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने किस्मत को बहुत सारे विकल्पों से बदल दिया है। हाइडेगर ने इसे आधुनिक समय की हिसाब लगाने वाली सोच कहा था। जिंदगी को बस नुकसान, फायदे और फायदेमंद निवेश की तरह देखना। प्यार अब कोई बड्डी छलांग नहीं है, ये एक हिसाब किताब की शीट बन गया है। और जब आप प्यार को एक ग्राहक की तरह देखते हैं तो आप हमेशा निराश ही होंगे। एलेनोर और हेनरी का उदाहरण लीजिए। एक ऐसा कपल जिसका 1970 के दशक में समाजशास्त्री रॉबर्ट बेला ने अध्ययन किया था। एलेनोर ने अपनी शादी को हर बाहरी मापदंड पर परफेक्ट बताया। फिर भी अकेले में इंटरव्यू के दौरान उसने माना कि उसे कभी सच में समझा गया महसूस नहीं हुआ। हेनरी ने इस बीच कबूल किया कि वह इसलिए साथ रहा क्योंकि दोबारा शुरुआत करने से ज्यादा आसान था। यह नकली जिंदगी जीने का श्राप है, किसी और के लिखे हुए जीवन की स्क्रिप्ट पर चलना, और यह प्यार को खत्म कर रहा है। लेकिन एक रास्ता है, क्योंकि आज के रोमांस के मलबे के नीचे कुछ पुराना, कुछ डरावना और शानदार छिपा है। एक ऐसा प्यार जो खुशी के बारे में नहीं,
बल्कि मकसद के बारे में है। एक ऐसा प्यार जो दिखावा नहीं, बल्कि मौजूदगी चाहता है। और अगर आप अपना मुखौटा उतारने को तैयार हैं, तो शायद आप उसे पा ही लेंगे। अब हम पुरुषों के अंदर के दर्द और मुश्किलों की गहराई में उतरते हैं, जहां वे घाव जिन्हें आपको अनदेखा करना सिखाया गया है, वही चाबियां हैं जो ऐसे प्यार का दरवाजा खोलती हैं, जो झूठ जैसा नहीं लगता। आप एक ऐसे पुरुष से मिलेंगे जिसने नीत्शे, एक मशहूर दार्शनिक, का पीछा एक गहरी खाई तक किया और वहां से वो चीज लेकर लौटा जिससे आज के रोमांस को सबसे ज्यादा डर लगता है। आपको अपने दर्द के बारे में गलत बताया गया है। उन्होंने आपसे कहा कि ये कमजोरी है, कुछ ऐसा जिसे ठीक किया जाए, दवाई दी जाए या काम की आरडीएच में दबा दिया जाए। पर क्या होगा अगर आपके सबसे गहरे घाव प्यार में रुकावट नहीं, बल्कि प्यार तक पहुंचने का रास्ता हो? आज का मनोविज्ञान पुरुष के दुख को पिता से जुड़ी समस्याओं या रिश्तों के तरीके के रूप में देखता है। आपकी आत्मा की गहराई को एक थेरेपिस्ट की कॉपी में कुछ लाइनों तक सीमित कर देता है। हाइडेगर ने यह सब आते देखा था। उन्होंने असलियत को भूलने की चेतावनी दी थी। जिस तरह आज की जिंदगी दुख से उसकी गहराई छीन लेती है, उसे बस एक और समस्या में बदल देती है जिसे हल किया जाना है। पर आपका दर्द कोई गलती नहीं है, ये एक हिसाब चुकाने का समय है। डेनियल का उदाहरण लीजिए। एक आदमी जिसने अपनी 20 की उम्र सही इंसान बनने के दिखावे में बिता दी। उसने खुद की मदद करने वाली किताबें पर ही भावनात्मक होने का अभ्यास एक नाटक की तरह किया और खुद को हर उस रूप में ढाल लिया जो औरतें चाहती थीं। और ये तब तक चला जब तक ये चलना बंद नहीं हो गया। एक रात एक और खाली मुलाकात के बाद उसने खुद को एक पुल पर खड़ीदा पाया। इसलिए नहीं कि वो मरना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वो एक पल भी ऐसी जिंदगी और बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो एक खराब ऑडिशन जैसी लगती थी। उसे जिसने बचाया वो थेरेपी या सकारात्मक बातें नहीं थीं। ये एहसास था कि उसका दर्द कोई कमी नहीं थी। ये एक भाषा थी, एक ऐसी भाषा जिसे आज के रोमांस ने उसे अनदेखा करना सिखाया था। इतिहास ऐसे पुरुषों से भरा पढ़ी-लिखा है जिन्होंने अपनी अंधेरी सच्चाई से भागने की कोशिश की। नाइट्स टेम्पलर को देखिए। वे योद्धा साधु जिन्होंने पवित्र रहने की कसम खाई थी, धार्मिक होने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वे कुछ गहरी बात समझते थे। मौत का सामना किए बिना प्यार बस एक दिखावा है। उनके रीति रिवाज इच्छाओं को दबाने के बारे में नहीं थे, वे उन्हें बदलने के बारे में थे। आज की बात करें तो हमने पुराने संस्कारों को इंस्टाग्राम पर खुद की तारीफ वाली पोस्ट से बदल दिया है। साइकोलॉजिकल साइंस में 2022 के एक अध्ययन में पाया गया कि जो पुरुष अपनी भावनाओं को दबाते हैं, उनके रिश्तों को खराब करने की 43% ज्यादा संभावना होती है। इसलिए नहीं कि वे खराब हैं, बल्कि इसलिए कि जो दर्द जिया नहीं गया, उसे सुना जाना चाहिए। हाइडेगर ने इसे ओथ्रोननेस, यानी नियति में धकेल दिए जाने की भावना, कहा था। ये वो सीधा सच है कि आपने अपने दर्द, अपने परिवार या जिस सदी में आप पैदा हुए उसे चुना नहीं, लेकिन इसमें एक मौद्दा है। थ्रोननेस कोई जेल नहीं है, ये वो जमीन है जहां से सारा सच्चा प्यार पैदा होता है। अकिलीज, ग्रीक योद्धा के बारे में सोचिए। प्राचीन दुनिया का सबसे महान योद्धा, जिसका गुस्सा सिर्फ चोरी हुई दुल्हन के बारे में नहीं था, बल्कि इस असहनीय सच्चाई के बारे में था कि प्यार और मौत एक ही शक्ति है। आज के पुरुषों को अपनी अकिलीज हील, यानी सबसे बड़ी कमजोरी, से डरना सिखाया जाता है। खुद पर तब तक काम करना सिखाया जाता है जब तक वे ठीक न हो जाएं। पर क्या होगा अगर आपके वो हिस्से जो फिट नहीं बैठते, गुस्सा, भूख और वो गहरा दुख जिसे कहा नहीं जा सकता, प्यार में रुकावट नहीं, बल्कि उसकी जरूरी शर्तें हों? फ्रेडरिक नीत्शे और लू सलोमे के बारे में सोचिए। नीत्शे ने लू का प्यार सुरक्षित या भावनात्मक रूप से उपलब्ध होकर नहीं जीता। उसने उसे ऐसे खत लिखे जो उस तरह के पागलपन से भरे थे जो आज के डेटिंग कोचों को डराते हैं। मुझे तुम्हारी वैसे ही जरूरत है जैसे एक हत्यारे को हत्या करने की जरूरत होती है। लू ने उसे ठुकरा दिया, इसलिए नहीं कि वह बहुत ज्यादा था, बल्कि इसलिए कि दुनिया ऐसे प्यार के लिए तैयार नहीं थी
जिसे काबू में नहीं किया जा सके। नीत्शे ने अपनी बाकी जिंदगी अकेलेपन में बिताई, पर वे आपको ये नहीं बताते। उसे कभी इसका अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि वो अपनी गहरी खाई के साथ अकेला रहना पसंद करेगा, बजाय इसके कि वो स्वस्थ प्यार के उथले पानी में घुट घुट कर जिए। ये वो राज है जो वे आपको थेरेपी में नहीं सिखाएंगे। आपका दर्द आपको प्यार से दूर नहीं रख रहा। ये अकेला रास्ता है जो आपको प्यार तक ले जा सकता है। मध्य युग के ट्रूबेडोर्स, जो प्यार के गाने गाते थे, एक तरफा प्यार के कवि, ये जानते थे। उन्होंने सुरक्षित रिश्तों के बारे में नहीं गाया। उन्होंने उस घाव के बारे में गाया जो कभी नहीं भरता, क्योंकि वे समझते थे कि प्यार किसी कमी को पूरा करना नहीं है, ये एक दूसरे को पहचानना है। जब ट्रिस्टन ने वो जहर पिया जो आइसोल्ड के लिए था, तो वो मौत नहीं चुन रहा था। वो सिर्फ उसी प्यार को चुन रहा था जो मायने रखता था, जिसे साफ सुथरा नहीं किया जा सकता था। तो ये सब आपको कहां ले आता है? एक चुनाव के सामने। आप समझदार आदमी की भूमिका निभाते रह सकते हैं, अपने नुकीले किनारों को तब तक घिसते रह सकते हैं जब तक आप रिश्तों की सीढ़ी पर फिट ना हो जाए। या आप वो एक काम कर सकते हैं जिससे आज के रोमांस को सबसे ज्यादा डर लगता है। अपने भीतर के अंधेरे से भागना बंद करें। बाहर एक औरत है, वो नहीं जो आपको ठीक करेगी, बल्कि वो जो आपको पहचानेगी। वो आपका साफ सुथरा रूप नहीं, बल्कि आपके भीतर का तूफान देखेगी। और जब आप उससे मिलेंगे, तो ये किसी रोमांटिक कॉमेडी जैसा महसूस नहीं होगा। ये एक चट्टान के किनारे खड़ीधे होने जैसा महसूस होगा, ये जानते हुए कि गिरने से आपकी जान जा सकती है, और फिर भी कूदने जैसा। पर इससे पहले कि आप उसे पा सकें, आपको सबसे भयानक सवाल का सामना करना होगा। क्या होगा अगर प्यार का असंभव लगना आपकी कोई कमी नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये दुनिया ही आपको भावनाहीन रखने के लिए बनाई गई है? अब हम आखिरी झूठ को खत्म करते हैं, वो झूठ कि आप ही समस्या है। आपको बताया गया सबसे खतरनाक झूठ यही है कि आप ही समस्या है, कि अगर आप बस काफी ठीक हो जाए, बेहतर तरीके से बात करें और ज्यादा दिल से प्यार करें, तो आपके सीने में वो खालीपन आखिरकार भर जाएगा। पर क्या होगा अगर वो खालीपन आपकी कोई व्यक्तिगत कमी नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल का नतीजा हो? आधुनिक समय ने सिर्फ प्यार को मुश्किल नहीं बनाया, इसने प्यार को नाकाम होने के लिए ही बनाया है। क्योंकि एक ऐसा आदमी जो सचमुच जागा हुआ है, जिसने अपनी ही चाहत की गहरी भावना को छुआ है, वो सबसे खतरनाक प्राणी है। एलेक्स के बारे में सोचिए। एक आदमी जिसने 10 साल खुद को बेहतर बनाने वाली इंडस्ट्री के जाल में बिताए। उसने ध्यान किया, डायरी लिखी, पेरू में आयाहुस का एक खास पौधा का इस्तेमाल किया, और पुरुषों के सर्कल में बैठा जहां अजनबी गले मिलते और रोते थे। फिर भी 38 साल की उम्र में उसने खुद को पहले से कहीं ज्यादा खोया हुआ पाया। इसलिए नहीं कि उसने कोशिश नहीं की थी, बल्कि इसलिए कि वो कोशिश खुद ही एक भटकाव थी। असली गलती उसका अनसुलझा दर्द नहीं था, ये वो सिस्टम था जिसने उसे ये सपना बेचा था कि दर्द को कभी सुलझाया भी जा सकता है। हाइडेगर ने यह सब आते देखा था। उन्होंने इसे एनफ्रेमिंग कहा था। जिस तरह तकनीक और ग्राहक संस्कृति जिंदगी की हर चीज को, यहां तक कि प्यार को भी, एक ऐसी समस्या में बदल देती है जिसे बेहतर ऑप्टिमाइज्ड बनाया जाना है। आपका दिल टूटना कोई घाव नहीं है, ये एक बाजार का मौका है। आंकड़ों पर गौर करें। 1960 में औसत अमेरिकी के 3 करीबी दोस्त थे। आज ये संख्या 0 है। कम नहीं, 0। हम इतिहास के सबसे जुड़े हुए समय में रहते हैं, फिर भी अकेलापन अब मोटापे या सिगरेट पीने से भी ज्यादा खतरनाक है। पर यह कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सोच समझकर बनाया गया है। 20वीं सदी ने हमें सिर्फ डेटिंग ऐप और थेरेपी की बातें नहीं दी, इसने हमारी इच्छाओं को भी टुकड़ों में बांट दिया। यौन क्रांति से पहले प्यार एक वादा था, उसके बाद एक लेन देन, और वो भी कोई खास नहीं। एक आम टिंडर यूजर रोज 14 प्रोफाइल देखता है, इसलिए नहीं कि उन्हें जुद्धाव की भूख है, बल्कि इसलिए कि उन्हें लोगों को पल भर की खुशी देने वाली चीजों की तरह इस्तेमाल करना सिखाया गया है। 2021 के MIT
एमआईटी अध्ययन में पाया गया कि डेटिंग ऐप वही स्किनर बॉक्स साइकोलॉजी जो जुआ मशीनों में इस्तेमाल होती है का इस्तेमाल करते हैं। आप प्यार नहीं खोज रहे हैं, आप खोजने के आदी हो गए हैं। पर यहां से बात और भी भयानक हो जाती है। जिन ताकतों ने प्यार को सामान बना दिया, उन्होंने ये भी तय किया कि आप इसे कभी महसूस न कर पाएं। चिकित्सीय नैतिकता, यानी इलाज को ही सब कुछ मानने का नजरिया का उदय देखिए। ये विश्वास कि सारा दुख बीमारी है और सभी बीमारियों को काफी आत्मनिरीक्षण से ठीक किया जा सकता है। प्राचीन यूनानियों के पास इसके लिए एक शब्द था, घमंड। वे समझते थे कि कुछ घाव ठीक होने के लिए नहीं होते, वे बदलने के लिए होते हैं। जब ओडिसियस ग्रीक हीरो पाताल लोक में उतरा, तो वो अपना दर्द ठीक करने नहीं गया था, वो उससे बात करने गया था। इसकी तुलना आज के पुरुषों से करें जिन्हें अपने अंदर के अंधेरे को 12 हफ्तों के सीबीटी कोर्स, एक तरह की थेरेपी, में ठीक करने को सिखाया जाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि प्यार असंभव लगता है। आपको एक गोली के घाव के लिए एक छोटी पट्टी दी गई है। इतिहास ऐसे पुरुषों से भरा है जिन्होंने इस संवेदनहीनता को मना कर दिया। लॉर्ड बायरन ने अपनी रिलेशनशिप स्टाइल पर काम नहीं किया। उसने पूरे यूरोप में कई रिश्ते बनाए, ऐसी कविताएं लिखीं जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों को हिला दिया, और एक ऐसे देश के लिए युद्ध में मरा जो उसका अपना नहीं था। यह सब 36 साल की उम्र से पहले। क्या वह खुश था? शायद नहीं। पर वो इस तरह से जिंदा था जो आज की दुनिया को डरा देगा, क्योंकि बायरन ने उस अनकही सच्चाई को समझा था। एक आदमी जो अपनी भूख से दोस्ती कर लेता है, उसे कभी कोई काबू नहीं कर सकता। और यही असली वजह है कि आज का रोमांस बेकार है। इसलिए नहीं कि पुरुष खराब हैं, बल्कि इसलिए कि यह सिस्टम उन्हें पूरा होने नहीं दे सकता। जरा सोचिए, जब पुरुष यौन आकर्षण और सामाजिक हैसियत से मिलने वाली तारीफों के पीछे भागना बंद कर देंगे, तो ग्राहक संस्कृति का क्या होगा? अर्थव्यवस्था का क्या होगा? जब उन्हें यह एहसास होगा कि कोई भी पैसा उनके सीने में मौजूद भगवान जैसी खाली जगह को नहीं भर सकता। 20वीं सदी की सबसे बड़ी चाल आपको यह विश्वास दिलाना था कि आपकी जिंदगी की यह बद्दी उदासी आपकी अपनी समस्या है। एक ऐसी समस्या जिसे काफी जिम जाने, आध्यात्मिक यात्राओं या अच्छी कमाई वाली गर्लफ्रेंड से ठीक किया जा सकता था। पर एक रास्ता है, और वो रास्ता और ज्यादा ठीक होने से नहीं, बल्कि और अधिक चाहत से होकर गुजरता है। कम दर्द से नहीं, बल्कि ज्यादा मौजूदगी से। पुराने प्रेम के गायक ट्रूबेडोर्स ये जानते थे, समुराई जापानी योद्धा ये जानते थे, यहां तक कि नीत्शे भी अपने पागलपन में तड़पते हुए ये जानते थे। प्यार किसी कमी को पूरा करना नहीं है, ये दो चीजों का आपस में टकराना है। और सिर्फ वही पुरुष इसे सच में महसूस कर पाते हैं जो अपनी अंदर की आग के लिए माफी मांगना बंद कर देते हैं। पर सच जानना ही काफी नहीं है। आखिरी कदम समझना नहीं, बल्कि करना है। ये वो जगह है जहां हम सिर्फ बुराइयां निकालने से आगे बढ़कर उस मुश्किल रास्ते पर चलते हैं कि प्यार असल में क्या हो सकता है। वो साफ सुथरा संस्करण नहीं जो आपको बेचा गया है, बल्कि वो जो अंदर तक जला दे, वो जो हमेशा रहे, वो जो आज की दुनिया को हिला देगा। क्या आप उससे मिलने को तैयार हैं? एक ऐसा प्यार है जो इतना जबरदस्त है कि वो आज की कांच की दीवारों को तोड़ देगा। एक ऐसा प्यार जो डेटिंग प्रोफाइल पर फिट नहीं बैठता, जिसे थेरेपी से काबू नहीं किया जा सकता, और जो सुविधा के आगे नहीं झुकता। ये वो प्यार नहीं है जो आपको बेचा गया है। ये वो प्यार है जो आपको तोड़ ढता है, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़ी चीज में बदलने के लिए। प्राचीन लोग इस प्रेम से डरते थे। चर्च ने इसे मना कर दिया, पूंजीवाद ने इसे बाजार का सामान बना दिया, और अब ये इंतजार कर रहा है एक छिपे हुए भगवान की तरह उन पुरुषों के लिए जो इसे फिर से जिंदा करने का साहस रखते हैं। विक्टर के बारे में सोचिए, एक आदमी जिसने अपनी जिंदगी स्वस्थ प्यार के दिखावे के पीछे भागते हुए बिता दी। उसने सब कुछ सही किया, कपल्स थेरेपी, प्यार की भाषाएं, लव लैंग्वेजेस, सप्ताहांत के कैंप। फिर 42 साल की उम्र में वो उससे मिला, अपनी कल्पनाओं की, सपनों की लड्ढा की, जो कहवावों में आती है नहीं,
बल्कि एक ऐसी महिला जिसने उसकी आत्मा में झांक कर कहा, मैं तुम में राक्षस को देखती हूं, मुझे दिखाओ। उस रात उन्होंने सिर्फ मजा नहीं लिया, उन्होंने एक जंग लड़ी, दांत त्वचा पर, नाखून से खून निकलता हुआ, एक ऐसी पवित्र हिंसा जो प्रार्थना जैसी लगी। बाद में उसने एक सिगरेट सुलगाई और बोली, अब हम शुरू कर सकते हैं। विक्टर ने बाद में इसे अपनी जिंदगी का पहला असली पल बताया, क्योंकि पहली बार वो प्यार का अभिनय नहीं कर रहा था, वो उसमें डूब रहा था। हाइडेगर का मौत की ओर होना, बीइंग टुवर्ड डेथ, से यही मतलब था। ये एहसास कि प्यार सुरक्षा के बारे में नहीं, बल्कि खुद को पूरी तरह सौंप देने के बारे में है। मध्य युगीन कैथार, एक धार्मिक समूह, इस बात को समझते थे। उनका मानना था कि ये दुनिया एक झूठे भगवान ने बनाई हुई जेल है और इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका एक और ज्यादा बाघी, हैरसी तरीके से था। इतना बद्धा प्यार कि वो एक तरह का विधर्म बन गया। उनके रीति रिवाज मना कर दिए गए, उनके पुजारियों को जिंदा जला दिया गया। क्यों? क्योंकि सत्ता में बैठे लोग हमेशा से जानते थे, एक पुरुष जो सच्चे प्यार को महसूस करता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। आज का मनोविज्ञान इसे ट्रॉमा बॉन्डिंग कहता है और इसके खिलाफ चेतावनी देता है। पर इतिहास एक अलग कहानी बताता है। दांते, एक मशहूर लेखक, ने अपनी डिवाइन कॉमेडी इसलिए नहीं लिखी क्योंकि बीट्राइस, उसकी प्रेमिका, उसके लिए अच्छी थी। इसे इसलिए लिखा क्योंकि उसने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। पेट्रार्क, एक कवि, ने अपनी जिंदगी एक ऐसी महिला के लिए कविताएं लिखने में बिता दी जिससे वो मुश्किल से कभी बात भी कर पाया था। इसलिए नहीं कि वो भ्रम में था, बल्कि इसलिए कि वो जानता था कि जो चीज हासिल नहीं की जा सकती वही पूजा के लायक होती है। यहां तक कि कामसूत्र भी, जिसे आज सिर्फ एक यौन किताब तक सीमित कर दिया गया है, असल में इच्छा के जरिए आत्मा को ऊपर उठाने, मोक्ष के लिए एक गाइड थी। तांत्रिक गुरु सुख नहीं खोजते थे, उन्होंने मिलन की पवित्र आग में पूरी तरह घुल जाने की तलाश की। पर कोई आपको ये नहीं बताएगा, ये प्यार आज भी मौजूद है। ये स्वाइप राइट वाली दुनिया या कई पार्टनर वाले मंचों में नहीं है। यह अंधेरे में है, उन पुरुषों और महिलाओं के बीच जिन्होंने ये पूछना बंद कर दिया है कि क्या ये रिश्ता सही है, और ये पूछना शुरू कर दिया है कि क्या ये जिंदा है। 1973 के स्टैनफोर्ड अध्ययन में ऐसे जोड़ों का पता लगाया गया जिन्होंने थेरेपी के आम नियमों को नहीं माना। वे जो बुरी तरह लुढ़ते तेहते थे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और ठीक से बात करने से मना करते थे। रिसर्च करने वालों को लगा था कि सब कुछ बिगड़ जाएगा, पर इसके बजाय उन्हें जिंदगी भर की वफादारी की सबसे ज्यादा दरें मिली, क्योंकि ये कपल किसी रिश्ते को संभाल नहीं रहे थे, वे एक रिश्ते में जल रहे थे। तो आप इसे कैसे पाते हैं? खोज कर नहीं, बल्कि भागना बंद करके। ज्यादा प्यारा बनकर नहीं, बल्कि ज्यादा बेकाबू बनकर। 12वीं सदी की एक रहस्यवादी हेडविच ऑफ एंटवर्प ने लिखा था कि ईश्वरीय प्रेम वो पागलपन है जो हमें बिल्कुल नग्न कर देता है। यही बात इंसानी प्यार पर भी लागू होती है। एक परफेक्ट पार्टनर बनने की कोशिश करना बंद करें। जिस महिला से आप प्यार करते हैं, उसे एक भूत की तरह परेशान करना शुरू करें। उसे ऐसे खत लिखें जो आपको खुद डरा दें, हफ्तों के लिए गायब हो जाए और हाथों में खून, ज्यादातर कहने के लीज के साथ लौटें। उसे इतनी लापरवाही से प्यार करें कि पूरी दुनिया उस एहसास को महसूस करे, क्योंकि ये वो पुरानी सोच है जिसे उन्होंने इतिहास से मिटाने की कोशिश की है। आज का रोमांस फेल होता है क्योंकि उसे फेल होना ही है। इस खोखली दुनिया को बनाने वाले ऐसे पुरुषों को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो टूटते तारों की तरह प्यार करते हैं। ऐसे पुरुष जिनकी भक्ति, काम और निजी जिंदगी के संतुलन और भावनाओं के हिसाब किताब के दिखावटी सपनों को जला देती है। उन्हें आप सामान खरीदते हुए, फोन पर स्वाइप करते हुए, सोशल मीडिया देखते हुए, डेटिंग कोचों को हर महीने $299 देते हुए चाहिए, जो आपको अपनी चाहत को सुरक्षित रिश्ते में बदलने को सिखाते हैं। पर असली प्यार कभी सुरक्षित नहीं रहा है। जब पेरिस ने हेलेन को चुराया, तो उसने उसके मायर्स ब्रिग्स टाइप, एक पर्सनालिटी टेस्ट, की जांच नहीं की। जब हेलोइस
एक साध्वी अपनी कॉन्वेंट की कोठरी में तड़पती थी। एबेलार्ड उसका प्रेमी को खत लिखती थी, तो वो सेल्फ केयर नहीं कर रही थी। वे समझते थे जो हमें भुलाने के लिए गुमराह किया गया है कि प्यार कोई थेरेपी सेशन नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूरी तरह मिटा देने का एक बड्ढा पवित्र काम है। पुराने प्रेम के गायक ट्रूबैडोर्स सीमाओं के बारे में नहीं गाते थे। वे प्यार के दुख में विदेशी खाइयों में मर गए। कैसानोवा, एक मशहूर प्रेमी, ने जुनून तक पहुंचने के लिए अपनी डायरी नहीं लिखी। उसने पूरे यूरोप में कई रिश्ते बनाए, अपने पीछे टूटी हुई स्वीकारोक्ति की मोहरें और गर्भवती काउंटेंस अमीर औरतें छोड़ी। यहां तक कि फ्रायड, एक बड़े मनोविश्लेषक, भी इच्छाओं को साफ करने वाले उस महान शख्स ने अपने आखिरी दिनों में अपने कैंसरग्रस्त जबड़े में दर्द की दवाई लगवाते हुए अपनी बेटी से फुसफुसाते हुए कहा, यह कीमत है अपने पूरे टूटे हुए दिल से प्यार करने से मना करने की। तो यह आपका बुलावा है, पुरानी सभ्यताओं की स्याही में लिखा हुआ। ठीक होना बंद करो। घाव ही वो जगह है जहां से रोशनी आती है। बढ़ना बंद करो, वो बस एक और पिंजरा है। इसके बजाय खुद को आग लगा लो। वो प्यार जो आपको 3 बजे रात में बिना पैसे के और कविताएं लिखते हुए छोड़ देगा। वो प्यार जिसका स्वाद खून और पवित्र शराब जैसा है। वो प्यार जो पुजारियों को आपको पास से गुजरते देख अपनी सूली को कसकर पकड़ने पर मजबूर कर देगा। यही अकेला प्यार है जो कभी मायने रखता था। यह हर ऐसा होना चाहिए और ऐसा माना जाता है से परे उस जगह पर आपका इंतजार कर रहा है जहां अंतिम बचे हुए असली पुरुष और महिलाएं रात में चोरों की तरह मिलते हैं और वो चीज वापस चुराते हैं जो हमसे चुराई गई थी। दुनिया को और ज्यादा अच्छे से व्यवहार करने वाले पुरुषों की जरूरत नहीं है। उसे दिल के आग लगाने वालों की जरूरत है। जब आप उस गहरी खाई के किनारे पर खड्डी दिए होंगे, वो जो आपके थेरेपिस्ट को भी डराता है, क्या आप वापस रोशनी में कदम रखेंगे या आप अंत में खुशी से? लोग कहते हैं विचार नहीं होते बल्कि विचारों के पास लोग होते हैं। कार्ल जंग, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जिस तरह से सोचते हैं वह दुनिया की उम्मीदों से मेल नहीं खाता? शायद आपको कहा गया हो कि ज्यादा तर्क से सोचो, जबकि आप स्वाभाविक रूप से भावनाओं पर भरोसा करते हैं। या शायद आपको बहुत ज्यादा भावुक कहा गया हो, जब आप उन चीजों में मतलब देखते हैं जहां दूसरों को कुछ नहीं दिखता। अभी, चाहे आपको पता हो या ना हो, आपका दिमाग एक खास तरीके से काम कर रहा है। एक ऐसा तरीका जो यह तय करता है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और दुनिया के साथ कैसे जुड़ते हैं। जंग का मानना था कि हर इंसान 4 बुनियादी स्वभावों में से एक में आता है। सोचने वाले, थिंकर्स, जो तर्क और नियमों से चलते हैं। महसूस करने वाले, फीलर्स, जो भावनाओं और रिश्तों को अहमियत देते हैं। महसूस करने वाले, सेंसर्स, जो जमीनी हकीकत और सीधी बातों पर ध्यान देते हैं। और समझने वाले, इंट्यूटिव्स, जो दूर की सोचते हैं, छिपी हुई चीजों और आने वाले मौकों को देखते हैं। आपको लग सकता है कि आप पहले से जानते हैं कि आप इनमें से कौन से हैं, लेकिन क्या होगा अगर आप अपनी पूरी जिंदगी गलत स्वभाव के साथ जी रहे हो? जरा सोचिए, बचपन से ही आपको एक खास तरीके से सोचने के लिए सिखाया गया है। आपके माता पिता, टीचर और समाज ने आपको कुछ खास व्यवहार करने के लिए कहा, जबकि दूसरों को डिस्करेज्ड किया। अगर आप बहुत ज्यादा तार्किक थे, तो शायद आपको कहा गया कि अपनी भावनाओं को भी समझो। अगर आप भावुक थे, तो शायद आपको कहा गया कि इतना भावुक होना बंद करो। अगर आप अपनी कल्पनाओं में जीते थे, तो शायद आपको ख्याली पुलाव पकाने वाला कहा गया। और अगर आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते थे, तो शायद आपको बहुत कठोर कहा गया। जिस पल आप पैदा हुए थे, आपको एक उम्मीद के हिसाब से ढाला जा रहा था। पर समस्या यह है, क्या होगा अगर वो उम्मीद कभी आपकी थी ही नहीं? जंग का मानना था कि ज्यादातर लोग कभी उस नजरिए पर सवाल नहीं उठाते जिससे वे दुनिया को देखते हैं। वे मान लेते हैं कि उनका नजरिया ही एकमात्र नजरिया है। लेकिन अपने मुख्य तरीके को समझना सिर्फ खुद को जानने के बारे में नहीं है, यह ताकत के बारे में है। क्योंकि जिस पल आप अपने दिमाग को समझते हैं,
आप आखिरकार अपनी जिंदगी पर काबू पा सकते हैं। पर यह वो बात है जो कोई आपको नहीं बताता। आपकी मुख्य व्यक्तिगत खासियत ही आपके बारे में सब कुछ नहीं है। अंदरूनी तौर पर आपके अचेतन मन की गहराई में कुछ और भी महत्वपूर्ण छिपा है। कुछ ऐसा जो शायद यह बता सकता है कि आपको हमेशा क्यों लगा कि कुछ कमी है, क्योंकि आप कैसे सोचते हैं। यह जानना एक बात है, लेकिन यह समझना कि आपने अपनी पूरी जिंदगी किस चीज को अनदेखा किया है, वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप किस तरह के इंसान हैं? क्योंकि चाहे आपको पता हो या ना हो, इसने पहले ही आपके बारे में सब कुछ तय कर दिया है। इससे पहले कि हम चार मुख्य स्वभावों में गहराई से उतरें, एक और भी जरूरी चीज है जो तय करती है कि आप दुनिया के साथ कैसे जुड़ जाते हैं। जंग ने दो मुख्य रवैये बताए हैं जो तय करते हैं कि हम अपनी मानसिक ऊर्जा को कहाँ लगाते हैं। अंतर्मुखता, इंट्रोवर्जन, जो अंदरूनी दुनिया, खुद के बारे में सोचने और गहरी सोच पर ध्यान केंद्रित करती है। और बहिर्मुखता, एक्सट्रावर्जन, जो बाहरी दुनिया, लोगों से मेल जोल और बाहर की चीजों से ऊर्जा लेने पर आधारित होती है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि अंतर्मुखी होने का मतलब शर्मीला और चुप रहना है, जबकि बहिर्मुखी होने का मतलब तेज और मिलनसार होना है। लेकिन यह एक गलत फहमी है। एक अंतर्मुखी इंसान बहुत आत्मविश्वासी हो सकता है, लेकिन वह अकेले रहकर अपने विचारों को अंदर ही प्रोसेस करके अपनी ऊर्जा फिर से भरता है। एक बहिर्मुखी इंसान अकेले रहना पसंद कर सकता है, लेकिन वह बाहरी बातचीत और जुद्धाव से ऊर्जा हासिल करता है। जंग का मानना था कि न तो कोई बेहतर है और न कोई बुरा। वे बस हकीकत को महसूस करने के अलग अलग तरीके हैं। लेकिन यहां से बात और दिलचस्प हो जाती है। आपका स्वभाव सिर्फ अंतर्मुखता या बहिर्मुखता के बारे में नहीं है। ये दोनों रवैये कुछ ज्यादा गहरी चीज का दरवाजा खोलते हैं। हकीकत को प्रोसेस करने के चार मुख्य तरीके, चार व्यक्तित्व स्वभाव। जंग ने पता लगाया कि हर इंसान का दुनिया को समझने का एक खास तरीका होता है। उन्होंने इसे चार अलग अलग स्वभावों में बांटा। सोचना, थिंकिंग, जो तर्क और विश्लेषण का काम है। महसूस करना, फीलिंग, जो भावनाओं और मूल्यों का काम है। संवेदन, सेंसेशन, जो ठोस हकीकत का काम है। और समझना, इंट्यूशन, जो गहरे अर्थ को समझने का काम है। हम सब में एक मुख्य स्वभाव होता है जो तय करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। पर सवाल यह है, क्या आप सच में जानते हैं कि आपका कौन सा स्वभाव है, या क्या आपको उसे दबाने के लिए सिखाया गया है? क्योंकि अगर आप अपने असली स्वभाव के खिलाफ जी रहे हैं, तो आपकी जिंदगी जरूरत से ज्यादा थकाऊ लग सकती है। फैसले थोपे हुए लग सकते हैं और आपके लोगों से जुड़ाव अजीब लग सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपना मुख्य स्वभाव जान लेते हैं, सब कुछ समझ में आने लगता है। आप समझने लगते हैं कि आप ऐसे क्यों सोचते हैं, कुछ चीजें आपको क्यों थका देती हैं और कुछ क्यों आपको जिंदा महसूस कराती हैं। जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते, वह आपकी जिंदगी को चलाएगा और आप इसे किस्मत कहेंगे। कार्ल जंग जंग का मानना था कि ज्यादातर लोग कभी अपने मुख्य स्वभाव को पूरी तरह समझ नहीं पाते, क्योंकि समाज उन्हें कुछ ऐसा बनने के लिए धकेलता है जो वे नहीं हैं। लेकिन यह पहचानना कि आप दुनिया को कैसे समझते हैं, आपके फैसलों, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास में ज्यादा स्पष्टता ला सकता है। नीचे कमेंट करें, क्या आपको लगता है कि आप सोचने वाले, महसूस करने वाले, संवेदन वाले या समझने वाले हैं? किस चीज ने आपके दुनिया को देखने के तरीके को आकार दिया है? और अगर आप जंग के विचारों और वे रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे लागू होते हैं, उसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करने पर विचार करें। जंग का व्यक्तित्व का सिद्धांत सिर्फ चार बुनियादी स्वभावों पर नहीं रुकता। इनमें से हर एक, सोचना, महसूस करना, संवेदन और समझना, दो अलग अलग तरीकों से दिख सकता है। बाहर की दुनिया पर केंद्रित होकर बहिर्मुखता, या खुद के अंदर सोचने पर केंद्रित होकर अंतर्मुखता। इससे आठ अलग अलग व्यक्तित्व प्रकार बनते हैं। हर एक का हकीकत को समझने का एक अनोखा तरीका होता है। इन्हें समझना सिर्फ खुद को पहचानने के बारे में नहीं है, यह जानने के बारे में है
कि आप इन अचेतन पैटर्नों से कैसे प्रभावित हुए हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग मुख्य रूप से बहिर्मुखी सोच के जरिए काम करते हैं। वे नियमों, कार्यकुशलता और नतीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें मापा जा सके। उनका दिमाग एक इंजीनियर की तरह काम करता है, जो एक बेजोड़ सिस्टम डिजाइन करता है। यह पक्का करता है कि सब कुछ तर्क और व्यवस्था के अनुसार काम करे। तथ्यों से उनके फैसले तय होते हैं और वे व्यक्तिगत भावनाओं से ज्यादा जांचे परखे तरीकों पर भरोसा करते हैं। लेकिन उनकी कार्यकुशलता की धुन उन्हें भावनाओं को खारिज करने पर मजबूर कर सकती है। उन्हें इंसान के अनुभव के जरूरी हिस्सों के बजाय रुकावट मान सकती है। उनकी ताकत ऐसे सिस्टम बनाने में है जो काम करते हैं, पर उनकी कमजोरी उन सिस्टम के मानवीय पहलू को न देख पाना है। दूसरे लोग अंतर्मुखी सोच के जरिए काम करते हैं, जहां तर्क को अंदर ही समझा और विश्लेषण किया जाता है। ये लोग सिर्फ नियमों को लागू नहीं करते, वे उन्हें तोड़ते हैं। हर सोच पर सवाल उठाते हैं जब तक कि सिर्फ सबसे शुद्ध सच्चाई न रह जाए। अपने बहिर्मुखी समकक्षों के विपरीत, वे बाहरी दुनिया को व्यवस्थित करने की कम परवाह करते हैं और ज्ञान के अपने आंतरिक ढांचे को बेहतर बनाने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। वे किसी विचार की अपनी समझ को बेहतर बनाने में घंटों खोए रह सकते हैं, इससे पहले कि वे उसके बारे में एक भी शब्द बोलें, जबकि यह उन्हें जटिल समस्याओं को हल करने में शानदार बनाता है। यह उन्हें अलग थलग भी दिखा सकता है, अपने ही विचारों में खोए हुए, अपनी अंतर्दृष्टि को व्यवहार में लाने के लिए संघर्ष करते हुए। फिर वे लोग हैं जो बहिर्मुखी महसूस करने वाले होते हैं। ऐसे लोग जिनकी सबसे बड़ी चिंता तालमेल, जुड़ाव और भावनात्मक संतुलन है। एक कमरे के माहौल को समझने की उनकी क्षमता लगभग जन्मजात होती है। मूड में बदलाव को किसी और के जानने से पहले ही भांप लेते हैं। वे सामाजिक उम्मीदों के हिसाब से आसानी से ढल जाते हैं। स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि दूसरों को कैसा महसूस कराने के लिए क्या कहना है। लेकिन इस गहरी सहानुभूति की एक कीमत होती है। वे दूसरों की भावनाओं में खो सकते हैं, शांति बनाए रखने की अपनी कोशिश में अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर सकते हैं। वे उन भूमिकाओं में कामयाब होते हैं जहां भावनात्मक बुद्धिमत्ता को महत्व दिया जाता है। लेकिन जब उन्हें ऐसी जगहों पर धकेला जाता है जहां केवल तर्क की जरूरत होती है, तो वे खोया हुआ महसूस कर सकते हैं, जैसे उनकी स्वाभाविक ताकत छीन ली गई हो। इसके विपरीत, अंतर्मुखी महसूस करने वाले बाहरी पहचान नहीं चाहते। वे एक आंतरिक नैतिक कंपास से निर्देशित होकर जीवन जीते हैं। फैसले इस आधार पर लेते हैं कि उन्हें क्या सही लगता है, बजाय इसके कि सामाजिक रूप से क्या स्वीकार्य है। जबकि एक बहिर्मुखी महसूस करने वाला दुनिया के हिसाब से ढल जाता है, एक अंतर्मुखी महसूस करने वाला मजबूती से खदरीदा रहता है, अपने अंदरूनी विश्वासों को धोखा देने से इनकार करता है। वे व्यक्तिगत सच्चाई में डूबी कला, आंदोलन और दर्शन बनाते हैं, लेकिन उनकी गहरी भावनाएं उन्हें अलग थलग भी कर सकती हैं, क्योंकि अगर उनके मूल्य आसपास के लोगों से बहुत अलग हैं, तो वे खुद को व्यक्त करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, ये महसूस करते हुए कि वे ऐसी दुनिया में मौजूद हैं जो उन्हें नहीं समझती। सोचने और महसूस करने से परे, कुछ लोग दुनिया को मुख्य रूप से बहिर्मुखी संवेदन के जरिए अनुभव करते हैं। ये यथार्थवादी होते हैं, हाथ से काम करने वाले होते हैं, जो पूरी तरह से वर्तमान पल में रहते हैं। वे जीवन के बारे में सिद्धांत नहीं बनाते, वे इसे अनुभव करते हैं। हर रंग, बनावट, स्वाद और ध्वनि को बहुत बारीकी से महसूस करते हैं। वे तेज तर्रार माहौल में कामयाब होते हैं, जहां तुरंत प्रतिक्रिया करने की उनकी क्षमता उन्हें एक फायदा देती है। लेकिन वर्तमान पर यह ध्यान लंबी अवधि की योजना को मुश्किल बना सकता है। वे एक रोमांच के बाद दूसरे का पीछा कर सकते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, कभी यह सोचने के लिए नहीं रुकते कि वे कहां जा रहे हैं। दूसरी ओर, अंतर्मुखी संवेदन प्रकार दुनिया को व्यक्तिगत यादों और पिछले अनुभवों के जरिए प्रोसेस करते हैं। वे उस पर भरोसा करते हैं जो परिचित है, जिसे परखा गया है और जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। उनका दिमाग एक विशाल संग्रह की तरह काम करता है, उन विवरणों को याद करता है जिन्हें दूसरे अनदेखा कर देते हैं।
उन्हें परंपरा में, नियम में, जानी पहचानी चीजों में सुकून मिलता है। लेकिन जहां उनकी विश्वसनीयता बेजोद्द है, वहीं वे बदलाव का विरोध भी कर सकते हैं। अतीत से चिपके रहते हैं, भले ही दुनिया उनके आसपास आगे बढ़ रही हो। फिर वे लोग हैं जो बहिर्मुखी अंतर्ज्ञान से प्रेरित होते हैं। ऐसे दूरदर्शी जो वर्तमान में नहीं, बल्कि संभावनाओं में जीते हैं। जहां दूसरे जो है उसे देखते हैं, वे देखते हैं कि क्या हो सकता है। विचार लगातार उनके दिमाग में आते रहते हैं और वे खोजबीन, आविष्कार और नए युद्धाओं को खोजने में कामयाब होते हैं। वे एक विचार से दूसरे विचार पर लगातार उत्सुकता के साथ आगे बढ़ते हैं। हमेशा क्षितिज से परे कुछ खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा अस्त व्यस्त हो सकती है, जिससे परियोजनाएं अधूरी रह जाती हैं क्योंकि नए विचार उन्हें अलग अलग दिशाओं में खींचते रहते हैं। उनकी चुनौती अपनी कल्पनाओं को हकीकत में लाना सीखना है। आखिर में अंतर्मुखी अंतर्ज्ञान एक धीमी जलती हुई आग की तरह काम करता है, शांत, तीव्र और बहुत गहरी अंतर्दृष्टि वाला। ये लोग अचानक ऐसे एहसास महसूस करते हैं जो कहीं से भी नहीं आते, लेकिन असल में वे लंबे समय से पैटर्न को अवचेतन रूप से प्रोसेस कर रहे होते हैं। वे दुनिया को वैसे ही नहीं देखते जैसे वह है। वे महसूस करते हैं कि वह कहां जा रही है। उनकी अंतर्दृष्टि लगभग भविष्यवाणी जैसी लग सकती है, जैसे वे चीजों को होने से पहले ही समझते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी सोचने की प्रक्रिया इतनी आंतरिक होती है, उन्हें अक्सर यह समझाने में मुश्किल होती है कि वे अपने निष्कर्षों तक कैसे पहुंचे, जिससे दूसरे या तो चकित रह जाते हैं या भ्रमित। इन 8 प्रकारों में से हर एक दुनिया के साथ बातचीत करने का एक अलग तरीका दिखाता है, लेकिन कोई भी पूरी तरह से एक प्रकार का नहीं होता। जंग का मानना था कि हम सभी में एक मुख्य स्वभाव होता है, जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन हमारे पास कमजोर स्वभाव भी होते हैं जो पृष्ठभूमि में काम करते हैं। और यहां से बात दिलचस्प हो जाती है। हमारा सबसे कमजोर स्वभाव, जिसे हम दबाते हैं, वही संतुलन की कुंजी है। हमारी कई मुश्किलें हमारे मुख्य प्रकार से नहीं आती, बल्कि खुद के उन हिस्सों को अनदेखा करने से आती हैं जिन्हें हमने नजरअंदाज किया है। तो सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आप किस प्रकार के हैं। हमारा व्यक्तित्व सिर्फ एक स्वभाव नहीं है, यह एक नाजुक संतुलन में एक साथ काम करने वाली मानसिक प्रक्रियाओं का एक क्रम है। कुछ स्वभाव सामने होते हैं, आपके सोचने और दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को आकार देते हैं। दूसरे पृष्ठभूमि में काम करते हैं, आपको सूक्ष्म तरीकों से प्रभावित करते हैं। और फिर एक ऐसा स्वभाव होता है जिसे आप मुश्किल से ही देखते हैं। वह आपके अचेतन में इतना गहरा दबा हुआ है कि अगर उसे अनदेखा किया जाए तो वह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। जंग का मानना था कि हर व्यक्ति का एक मुख्य स्वभाव होता है, जिस पर वह स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा भरोसा करता है। यह आपकी आत्मा का मुख्य किरदार है, आपका वह हिस्सा जो आपको सबसे ज्यादा आप जैसा महसूस कराता है। एक सोचने वाला हमेशा तर्क और नियमों की ओर झुकेगा। एक महसूस करने वाला भावनाओं और मूल्यों के जरिए जीवन को संभालेगा। एक संवेदन वाला व्यक्ति ठोस और वर्तमान चीजों पर भरोसा करता है, जबकि एक समझने वाला व्यक्ति तुरंत की चीजों से परे संभावनाओं की ओर आकर्षित होता है। यह मुख्य स्वभाव जीवन में जल्दी विकसित होता है और एक मुख्य फिल्टर के रूप में काम करता है, जिसके जरिए आप दुनिया को अनुभव करते हैं। लेकिन कोई भी सिर्फ एक स्वभाव के साथ काम नहीं करता। अगर आपका मुख्य स्वभाव आपके दिमाग का मुख्य किरदार है, तो सहायक स्वभाव सहायक किरदार है, जो संतुलन और गहराई प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, मुख्य सोच वाले व्यक्ति का सहायक स्वभाव महसूस करना हो सकता है, जो अकेले तर्क के काफी न होने पर उन्हें भावनाओं से जुड़ा रहने में मदद करता है। इसी तरह जो अंतर्ज्ञान से शुरू होता है, वह खुद को वास्तविकता में बनाए रखने के लिए संवेदन को अपने दूसरे स्वभाव के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। जबकि मुख्य स्वभाव हमेशा नियंत्रण में रहता है, सहायक स्वभाव आपको ज्यादा लचीला और पूरा इंसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर तीसरा स्वभाव है एक ऐसी प्रक्रिया जो पृष्ठभूमि में मौजूद होती है। कभी कभार
खुद को दिखाती है, लेकिन कभी पूरी तरह विकसित नहीं होती। कुछ लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं, अपने तीसरे स्वभाव का इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरे इसके प्रभाव को मुश्किल से ही पहचान पाते हैं। उदाहरण के लिए, एक मजबूत इच्छा शक्ति वाला, बहिर्मुखी सोचने वाला व्यक्ति तीसरा अंतर्ज्ञान रख सकता है, जो रचनात्मकता और अंतर्दृष्टि के क्षणों को जन्म देता है। लेकिन क्योंकि यह उनके काम करने का स्वाभाविक तरीका नहीं है, यह अविकसित रहता है, केवल कुछ खास स्थितियों में सामने आता है। और अंत में अचेतन की गहराई में छिपा होता है हीन स्वभाव, इंफीरियर फंक्शन, आपके खुद का वह हिस्सा जिसे आप सबसे कम समझते हैं, फिर भी जो विकास की सबसे ज्यादा संभावना रखता है। हीन स्वभाव एक छाया की तरह है। यह नियंत्रण का विरोध करता है, अप्रत्याशित रूप से काम करता है और अक्सर तनाव या भावनात्मक संघर्ष के क्षणों में खुद को दिखाता है। उदाहरण के लिए, एक बहिर्मुखी संवेदन वाले व्यक्ति का अंतर्मुखी अंतर्ज्ञान सबसे कमजोर स्वभाव हो सकता है, जिसका मतलब है कि वे अमूर्त विचारों या लंबी अवधि की सोच में संघर्ष करते हैं। एक मुख्य सोचने वाले व्यक्ति का सबसे कमजोर पहलू महसूस करना हो सकता है, जिससे भावनात्मक स्थितियां भारी या मुश्किल हो जाती हैं। यहीं पर बातें दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि जबकि हीन स्वभाव एक कमजोरी जैसा लग सकता है, यह आपके व्यक्तिगत विकास के मिसिंग पीस को भी दिखाता है। जंग का मानना था कि सच्चा व्यक्तित्व विकास, इंडिविजुएशन, यानी पूरा बनने की प्रक्रिया, खुद के उन हिस्सों को एकीकृत करने की मांग करती है जिन्हें हमने अनदेखा किया है। दिमाग स्वाभाविक रूप से इसका विरोध करता है। अपने सोचने के मुख्य तरीके से बाहर निकलना असहज होता है। एक बहुत ज्यादा तार्किक व्यक्ति भावनाओं को जानने में असहज महसूस कर सकता है। एक बहुत भावुक व्यक्ति कठोर तर्क का सामना करने से बच सकता है। लेकिन अगर आप अपने कमजोर स्वभावों को अनदेखा करते हैं, तो आप खुद के एक कठोर, एक तरफा संस्करण में फंसने का जोखिम उठाते हैं। अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। क्या आपको कभी ऐसी स्थितियों में संघर्ष करते हुए पाया है जहां आपका सामान्य सोचने का तरीका काम नहीं करता? शायद आप एक मजबूत अंतर्ज्ञान वाले व्यक्ति हैं, जो हमेशा विचारों में खोए रहते हैं, लेकिन जब व्यावहारिक विवरणों से निपटने की बात आती है, तो आप रुक जाते हैं। या शायद आप एक बहुत अगले कुछ ही पलों में आप समझ जाएंगे कि आपकी जिंदगी के हर रिश्ते, चाहे वे पुराने हों या नए, झूठ की बुनियाद पर क्यों टिके हैं। ये कोई मामूली झूठ नहीं, बल्कि एक ऐसा बड़ा फरेब है जिसने प्यार को ही जहर से भर दिया है। बड़े विचारक हाइडेगर ने हमें बहुत पहले बताया था कि आधुनिक समय ने इंसान को उसकी अपनी असलियत से दूर कर दिया है। पर उन्होंने भी शायद ये नहीं सोचा होगा कि इस दूरी की वजह से प्यार इतना बदल जाएगा, इतना बिगड़ जाएगा। और अगर आपने कभी प्यार के बाद वो खालीपन महसूस किया है, एक गुड मॉर्निंग मैसेज की खोखली आवाज को, या उस खामोश उदासी को जिसे खास और पवित्र लगना चाहिए था, पर एक लेन देन जैसा लगता है, तो आप पहले से ही सच्चाई जानते हैं। बस आपको उसे कहने के लिए सही शब्द नहीं मिल पाए थे। चलिए, आपको जेम्स से मिलाता हूं। जेम्स वो इंसान था जिसने सब कुछ सही तरीके से किया। उसने समाज के लिखे हुए नियमों का पालन किया। अच्छी पढ़ाई, शानदार नौकरी और सबसे बातचीत करने का अच्छा तरीका। उसने ऐसी लड़कियों को डेट किया जो हर हिसाब से अच्छी थीं, समझदार, खूबसूरत और कुछ बद्धा करने की चाह रखने वाली। वह उन्हें अच्छे से प्लान की गई डेट्स पर ले जाता, उनकी छोटी से छोटी पसंद भी याद रखता और महंगे होटल के बिस्तरों पर धीरे से मैं तुमसे प्यार करता हूं कहता। फिर भी 35 साल की उम्र तक उसने खुद को अपनी तीसरी टूटी हुई सगाई को देखते हुए पाया और सोच रहा था, मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोई नाटक कर रहा हूं। जेम्स अकेला नहीं है। जर्नल ऑफ सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स के 2023 के एक सर्वे में पता चला है कि खुशहाल रिश्तों में रहने वाले 68% कपल भी अपने पार्टनर के साथ बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन ये सिर्फ आज के जमाने की परेशानी नहीं है। ये ऐसी दुनिया का पक्का नतीजा है जो ये भूल चुकी है कि प्यार का असली मतलब क्या है।
हाइडेगर ने अपनी किताब बीइंग इन टाइम में हमें आगाह किया था। उन्होंने दसमैन, जिसे हम आम लोग या बाकी सब कह सकते हैं, के बारे में लिखा। वो अनजान भीड़ जो तय करती है कि हम कैसे जिएं, प्यार करें और क्या चाहें। आज का रोमांस दो लोगों के एक होने का नाम नहीं है। ये तो दो बायोडाटा के बीच का सौदा बन गया है। हम प्यार में नहीं पड़ते, हम उसके लिए इंटरव्यू देते हैं। जरा सोचिए, जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? आप खुद को सबसे अच्छा दिखाते हैं। आप अपने सबसे अच्छे पहलू, सबसे अच्छी बातें और अपने सबसे काम के दुखों को पेश करते हैं। आप ये नहीं कहते, मैं अपने पुराने जख्मों और डर से भरा हुआ एक डरावना घर हूं। नहीं, आप कहते हैं, मुझे हाइकिंग्स और पॉडकास्ट पसंद है। इसीलिए डेटिंग एप्स आज के जमाने का सबसे सही उदाहरण है। एक ऐसा बाजार जहां इंसान सिर्फ प्रोफाइल बनकर रह गए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो लोग अपनी प्रोफाइल का चेहरा लगाकर घूम रहे हैं। लेकिन ये कहानी यहां और गहरी हो जाती है। 1950 के दशक के अमेरिका में शादी से पहले एक कपल एक दूसरे को 6 महीने तक जानता था और तलाक बहुत कम होते थे। आज हम सालों तक डेट करते हैं, देखते हैं कि हम एक दूसरे के लिए सही हैं या नहीं, और फिर भी पहले से कहीं ज्यादा अकेले महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने किस्मत को बहुत सारे विकल्पों से बदल दिया है। हाइडेगर ने इसे आधुनिक समय की हिसाब लगाने वाली सोच कहा था। जिंदगी को बस नुकसान फायदे और फायदेमंद निवेश की तरह देखना। प्यार अब कोई बड्डी छलांग नहीं है, ये एक हिसाब किताब की शीट बन गया है। और जब आप प्यार को एक ग्राहक की तरह देखते हैं तो आप हमेशा निराश ही होंगे। एलेनोर और हेनरी का उदाहरण लीजिए। एक ऐसा कपल जिसका 1970 के दशक में समाजशास्त्री रॉबर्ट बेला ने अध्ययन किया था। एलेनोर ने अपनी शादी को हर बाहरी मापदंड पर परफेक्ट बताया। फिर भी अकेले में इंटरव्यू के दौरान उसने माना कि उसे कभी सच में समझा गया महसूस नहीं हुआ। हेनरी ने इस बीच कबूल किया कि वह इसलिए साथ रहा क्योंकि दोबारा शुरुआत करने से ज्यादा आसान था। यह नकली जिंदगी जीने का श्राप है, किसी और के लिखे हुए जीवन की स्क्रिप्ट पर चलना, और यह प्यार को खत्म कर रहा है। लेकिन एक रास्ता है, क्योंकि आज के रोमांस के मलबे के नीचे कुछ पुराना, कुछ डरावना और शानदार छिपा है। एक ऐसा प्यार जो खुशी के बारे में नहीं बल्कि मकसद के बारे में है। एक ऐसा प्यार जो दिखावा नहीं बल्कि मौजूदगी चाहता है। और अगर आप अपना मुखौटा उतारने को तैयार हैं तो शायद आप उसे पा ही लेंगे। अब हम पुरुषों के अंदर के दर्द और मुश्किलों की गहराई में उतरते हैं। जहां वे घाव जिन्हें आपको अनदेखा करना सिखाया गया है, वही चाबियां हैं जो ऐसे प्यार का दरवाजा खोलती हैं जो झूठ जैसा नहीं लगता। आप एक ऐसे पुरुष से मिलेंगे जिसने नीत्शे, एक मशहूर दार्शनिक, का पीछा एक गहरी खाई तक किया और वहां से वो चीज लेकर लौटा जिससे आज के रोमांस को सबसे ज्यादा डर लगता है। आपको अपने दर्द के बारे में गलत बताया गया है। उन्होंने आपसे कहा कि ये कमजोरी है, कुछ ऐसा जिसे ठीक किया जाए, दवाई दी जाए या काम की आर्डिडेज में दबा दिया जाए। पर क्या होगा अगर आपके सबसे गहरे घाव प्यार में रुकावट नहीं बल्कि प्यार तक पहुंचने का रास्ता हो? आज का मनोविज्ञान पुरुष के दुख को पिता से जुड़ी समस्याओं या रिश्तों के तरीके के रूप में देखता है। आपकी आत्मा की गहराई को एक थेरेपिस्ट की कॉपी में कुछ लाइनों तक सीमित कर देता है। हाइडेगर ने ये सब आते देखा था। उन्होंने असलियत को भूलने की चेतावनी दी थी। जिस तरह आज की जिंदगी दुख से उसकी गहराई छीन लेती है, उसे बस एक और समस्या में बदल देती है जिसे हल किया जाना है। पर आपका दर्द कोई गलती नहीं है, ये एक हिसाब चुकाने का समय है। डेनियल का उदाहरण लीजिए। एक आदमी जिसने अपनी 20 की उम्र सही इंसान बनने के दिखावे में बिता दी। उसने खुद की मदद करने वाली किताबें पढ़ी, भावनात्मक होने का अभ्यास एक नाटक की तरह किया और खुद को हर उस रूप में ढाल लिया जो औरतें चाहती थीं। और ये तब तक चला जब तक ये चलना बंद नहीं हो गया। एक रात एक और खाली मुलाकात के बाद उसने खुद को एक पुल पर खड़रिधा पाया। इसलिए नहीं कि वो मरना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वो एक पल भी ऐसी जिंदगी और बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो एक
खराब ऑडिशन जैसी लगती थी। उसे जिसने बचाया वो थेरेपी या सकारात्मक बातें नहीं थी। ये एहसास था कि उसका दर्द कोई कमी नहीं थी। ये एक भाषा थी, एक ऐसी भाषा जिसे आज के रोमांस ने उसे अनदेखा करना सिखाया था। इतिहास ऐसे पुरुषों से भरा पडिड्या है जिन्होंने अपनी अंधेरी सच्चाई से भागने की कोशिश की। नाइट्स टेम्पलर को देखिए। वे योद्धा साधु जिन्होंने पवित्र रहने की कसम खाई थी, धार्मिक होने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वे कुछ गहरी बात समझते थे। मौत का सामना किए बिना प्यार बस एक दिखावा है। उनके रीति रिवाज इच्छाओं को दबाने के बारे में नहीं थे, वे उन्हें बदलने के बारे में थे। आज की बात करें तो हमने पुराने संस्कारों को इंस्टाग्राम पर खुद की तारीफ वाली पोस्ट से बदल दिया है। साइकोलॉजिकल साइंस में 2022 के एक अध्ययन में पाया गया कि जो पुरुष अपनी भावनाओं को दबाते हैं, उनके रिश्तों को खराब करने की 43% ज्यादा संभावना होती है। इसलिए नहीं कि वे खराब हैं, बल्कि इसलिए कि जो दर्द जिया नहीं गया, उसे सुना जाना चाहिए। हाइडेगर ने इसे थ्रोननेस यानी नियति में धकेल दिए जाने की भावना कहा था। ये वो सीधा सच है कि आपने अपने दर्द, अपने परिवार या जिस सदी में आप पैदा हुए, उसे चुना नहीं, लेकिन इसमें एक मौद्दा है। थ्रोननेस कोई जेल नहीं है। ये वो जमीन है जहां से सारा सच्चा प्यार पैदा होता है। अकिलीज, ग्रीक योद्धा के बारे में सोचिए। प्राचीन दुनिया का सबसे महान योद्धा, जिसका गुस्सा सिर्फ चोरी हुई दुल्हन के बारे में नहीं था, बल्कि इस असहनीय सच्चाई के बारे में था कि प्यार और मौत एक ही शक्ति है। आज के पुरुषों को अपनी अकिलीज हील यानी सबसे बड़ी कमजोरी से डरना सिखाया जाता है। खुद पर तब तक काम करना सिखाया जाता है जब तक वे ठीक न हो जाए। पर क्या होगा अगर आपके वो हिस्से जो फिट नहीं बैठते, गुस्सा, भूख और वो गहरा दुख जिसे कहा नहीं जा सकता, प्यार में रुकावट नहीं बल्कि उसकी जरूरी शर्तें हों? फ्रेडरिक नीत्शे और लू सलोमे के बारे में सोचिए। नीत्शे ने लू का प्यार सुरक्षित या भावनात्मक रूप से उपलब्ध होकर नहीं जीता। उसने उसे ऐसे खत लिखे जो उस तरह के पागलपन से भरे थे जो आज के डेटिंग कोचों को डराते हैं। मुझे तुम्हारी वैसे ही जरूरत है जैसे एक हत्यारे को हत्या करने की जरूरत होती है। लू ने उसे ठुकरा दिया, इसलिए नहीं कि वह बहुत ज्यादा था, बल्कि इसलिए कि दुनिया ऐसे प्यार के लिए तैयार नहीं थी जिसे काबू में नहीं किया जा सके। नीत्शे ने अपनी बाकी जिंदगी अकेलेपन में बिताई, पर वे आपको ये नहीं बताते। उसे कभी इसका अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि वो अपनी गहरी खाई के साथ अकेला रहना पसंद करेगा, बजाय इसके कि वो स्वस्थ प्यार के उथले पानी में घुट घुट कर जिए। ये वो राज है जो वे आपको थेरेपी में नहीं सिखाएंगे। आपका दर्द आपको प्यार से दूर नहीं रख रहा। ये अकेला रास्ता है जो आपको प्यार तक ले जा सकता है। मध्य युग के ट्रूबैडोर्स, जो प्यार के गाने गाते थे, एक तरफा प्यार के कवि, ये जानते थे। उन्होंने सुरक्षित रिश्तों के बारे में नहीं गाया, उन्होंने उस घाव के बारे में गाया जो कभी नहीं भरता, क्योंकि वे समझते थे कि प्यार किसी कमी को पूरा करना नहीं है, ये एक दूसरे को पहचानना है। जब ट्रिस्टन ने वो जहर पिया जो आइसोल्ड के लिए था, तो वो मौत नहीं चुन रहा था, वो सिर्फ उसी प्यार को चुन रहा था जो मायने रखता था, जिसे साफ सुथरा नहीं किया जा सकता था। तो ये सब आपको कहां ले आता है? एक चुनाव के सामने। आप समझदार आदमी की भूमिका निभाते रह सकते हैं, अपने नुकीले किनारों को तब तक घिसते रह सकते हैं जब तक आप रिश्तों की सीढ़ी पर फिट ना हो जाए, या आप वो एक काम कर सकते हैं जिससे आज के रोमांस को सबसे ज्यादा डर लगता है। अपने भीतर के अंधेरे से भागना बंद करें। बाहर एक औरत है, वो नहीं जो आपको ठीक करेगी, बल्कि वो जो आपको पहचानेगी। वो आपका साफ सुथरा रूप नहीं, बल्कि आपके भीतर का तूफान देखेगी। और जब आप उससे मिलेंगे तो ये किसी रोमांटिक कॉमेडी जैसा महसूस नहीं होगा, ये एक चट्टान के किनारे खड़ी डीहे होने जैसा महसूस होगा, ये जानते हुए कि गिरने से आपकी जान जा सकती है, और फिर भी कूदने जैसा। पर इससे पहले कि आप उसे पा सकें, आपको सबसे भयानक सवाल का सामना करना होगा। क्या होगा अगर प्यार का असंभव लगना आपकी कोई कमी नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये दुनिया ही आपको भावनाहीन रखने के लिए बनाई गई है? अब
हम आखिरी झूठ को खत्म करते हैं, वो झूठ कि आप ही समस्या हैं। आपको बताया गया सबसे खतरनाक झूठ यही है कि आप ही समस्या हैं, कि अगर आप बस काफी ठीक हो जाएं, बेहतर तरीके से बात करें और ज्यादा दिल से प्यार करें, तो आपके सीने में वो खालीपन आखिरकार भर जाएगा। पर क्या होगा अगर वो खालीपन आपकी कोई व्यक्तिगत कमी नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल का नतीजा हो? आधुनिक समय ने सिर्फ प्यार को मुश्किल नहीं बनाया, इसने प्यार को नाकाम होने के लिए ही बनाया है। क्योंकि एक ऐसा आदमी जो सचमुच जागा हुआ है, जिसने अपनी ही चाहत की गहरी भावना को छुआ है, वो सबसे खतरनाक प्राणी है। एलेक्स के बारे में सोचिए, एक आदमी जिसने 10 साल खुद को बेहतर बनाने वाली इंडस्ट्री के जाल में बिताए। उसने ध्यान किया, डायरी लिखी, पेरू में ayahuasca एक खास पौधा का इस्तेमाल किया और पुरुषों के सर्कल में बैठा जहां अजनबी गले मिलते और रोते थे। फिर भी 38 साल की उम्र में उसने खुद को पहले से कहीं ज्यादा खोया हुआ पाया। इसलिए नहीं कि उसने कोशिश नहीं की थी, बल्कि इसलिए कि वो कोशिश खुद ही एक भटकाव थी। असली गलती उसका अनसुलझा दर्द नहीं था, ये वो सिस्टम था जिसने उसे ये सपना बेचा था कि दर्द को कभी सुलझाया भी जा सकता है। हाइडेगर ने ये सब आते देखा था। उन्होंने इसे एनफ्रेमिंग कहा था। जिस तरह तकनीक और ग्राहक संस्कृति जिंदगी की हर चीज को, यहां तक कि प्यार को भी एक ऐसी समस्या में बदल देती है जिसे बेहतर ऑप्टिमाइज्ड बनाया जाना है। आपका दिल टूटना कोई घाव नहीं है, ये एक बाजार का मौका है। आंकड़ों पर गौर करें। 1960 में औसत अमेरिकी के 3 करीबी दोस्त थे। आज ये संख्या 0 है। कम नहीं, 0। हम इतिहास के सबसे जुड़े हुए समय में रहते हैं। फिर भी अकेलापन अब मोटापे या सिगरेट पीने से भी ज्यादा खतरनाक है। पर यह कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सोच समझकर बनाया गया है। 20वीं सदी ने हमें सिर्फ डेटिंग ऐप और थेरेपी की बातें नहीं दी, इसने हमारी इच्छाओं को भी टुकड़ों में बांट दिया। यौन क्रांति से पहले प्यार एक वादा था, उसके बाद एक लेन देन, और वो भी कोई खास नहीं। एक आम टिंडर यूजर रोज 14 प्रोफाइल देखता है, इसलिए नहीं कि उन्हें जुद्धाव की भूख है, बल्कि इसलिए कि उन्हें लोगों को पल भर की खुशी देने वाली चीजों की तरह इस्तेमाल करना सिखाया गया है। 2021 के एमआईटी अध्ययन में पाया गया कि डेटिंग ऐप वही स्किनर बॉक्स साइकोलॉजी जो जुआ मशीनों में इस्तेमाल होती है का इस्तेमाल करते हैं। आप प्यार नहीं खोज रहे हैं, आप खोजने के आदी हो गए हैं। पर यहां से बात और भी भयानक हो जाती है। जिन ताकतों ने प्यार को सामान बना दिया, उन्होंने ये भी तय किया कि आप इसे कभी महसूस न कर पाएं। चिकित्सीय नैतिकता यानी इलाज को ही सब कुछ मानने का नजरिया का उदय देखिए। ये विश्वास कि सारा दुख बीमारी है और सभी बीमारियों को काफी आत्मनिरीक्षण से ठीक किया जा सकता है। प्राचीन यूनानियों के पास इसके लिए एक शब्द था, घमंड। वे समझते थे कि कुछ घाव ठीक होने के लिए नहीं होते, वे बदलने के लिए होते हैं। जब ओडिसियस ग्रीक हीरो पाताल लोक में उतरा, तो वो अपना दर्द ठीक करने नहीं गया था, वो उससे बात करने गया था। इसकी तुलना आज के पुरुषों से करें, जिन्हें अपने अंदर के अंधेरे को 12 हफ्तों के सीबीटी कोर्स, एक तरह की थेरेपी में ठीक करने को सिखाया जाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि प्यार असंभव लगता है। आपको एक गोली के घाव के लिए एक छोटी पट्टी दी गई है। इतिहास ऐसे पुरुषों से भरा है जिन्होंने इस संवेदनहीनता को मना कर दिया। लॉर्ड बायरन ने अपनी रिलेशनशिप स्टाइल पर काम नहीं किया। उसने पूरे यूरोप में कई रिश्ते बनाए, ऐसी कविताएं लिखीं जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों को हिला दिया, और एक ऐसे देश के लिए युद्ध में मरा जो उसका अपना नहीं था। ये सब 36 साल की उम्र से पहले। क्या वह खुश था? शायद नहीं। पर वो इस तरह से जिंदा था जो आज की दुनिया को डरा देगा, क्योंकि बायरन ने उस अनकही सच्चाई को समझा था। एक आदमी जो अपनी भूख से दोस्ती कर लेता है, उसे कभी कोई काबू नहीं कर सकता। और यही असली वजह है कि आज का रोमांस बेकार है। इसलिए नहीं कि पुरुष खराब हैं, बल्कि इसलिए कि ये सिस्टम उन्हें पूरा होने नहीं दे सकता। जरा सोचिए, जब पुरुष यौन आकर्षण और सामाजिक हैसियत से मिलने वाली तारीफों के पीछे भागना बंद कर देंगे, तो ग्राहक संस्कृति का क्या होगा?
अर्थव्यवस्था का क्या होगा जब उन्हें ये एहसास होगा कि कोई भी पैसा उनके सीने में मौजूद भगवान जैसी खाली जगह को नहीं भर सकता। 20वीं सदी की सबसे बड़ी चाल आपको ये विश्वास दिलाना था कि आपकी जिंदगी की ये बड़ी उदासी आपकी अपनी समस्या है। एक ऐसी समस्या जिसे काफी जिम जाने, आध्यात्मिक यात्राओं या अच्छी कमाई वाली गर्लफ्रेंड से ठीक किया जा सकता था। पर एक रास्ता है, और वो रास्ता और ज्यादा ठीक होने से नहीं, बल्कि और अधिक चाहत से होकर गुजरता है। कम दर्द से नहीं, बल्कि ज्यादा मौजूदगी से। पुराने प्रेम के गायक ट्रूबैडोर्स ये जानते थे, समुराई जापानी योद्धा ये जानते थे, यहां तक कि नीत्शे भी अपने पागलपन में तड़पते हुए ये जानते थे। प्यार किसी कमी को पूरा करना नहीं है, ये दो चीजों का आपस में टकराना है। और सिर्फ वही पुरुष इसे सच में महसूस कर पाते हैं जो अपनी अंदर की आग के लिए माफी मांगना बंद कर देते हैं। पर सच जानना ही काफी नहीं है। आखिरी कदम समझना नहीं, बल्कि करना है। ये वो जगह है जहां हम सिर्फ बुराइयां निकालने से आगे बढ़कर उस मुश्किल रास्ते पर चलते हैं कि प्यार असल में क्या हो सकता है। वो साफ सुथरा संस्करण नहीं जो आपको बेचा गया है, बल्कि वो जो अंदर तक जला दे, वो जो हमेशा रहे, वो जो आज की दुनिया को हिला देगा। क्या आप उससे मिलने को तैयार हैं? एक ऐसा प्यार है जो इतना जबरदस्त है कि वो आज की कांच की दीवारों को तोड़ देगा। एक ऐसा प्यार जो डेटिंग प्रोफाइल पर फिट नहीं बैठता, जिसे थेरेपी से काबू नहीं किया जा सकता, और जो सुविधा के आगे नहीं झुकता। ये वो प्यार नहीं है जो आपको बेचा गया है। ये वो प्यार है जो आपको तोड़ता है, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़ी चीज में बदलने के लिए। प्राचीन लोग इस प्रेम से डरते थे। चर्च ने इसे मना कर दिया, पूंजीवाद ने इसे बाजार का सामान बना दिया, और अब ये इंतजार कर रहा है, एक छिपे हुए भगवान की तरह, उन पुरुषों के लिए जो इसे फिर से जिंदा करने का साहस रखते हैं। विक्टर के बारे में सोचिए, एक आदमी जिसने अपनी जिंदगी स्वस्थ प्यार के दिखावे के पीछे भागते हुए बिता दी। उसने सब कुछ सही किया, कपल्स थेरेपी, प्यार की भाषाएं, लव लैंग्वेजेस, सप्ताहांत के कैंप। फिर 42 साल की उम्र में वो उससे मिला, अपनी कल्पनाओं की, सपनों की लड़डच की, जो क्यों ख्वाबों में आती है नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला जिसने उसकी आत्मा में झांक कर कहा, मैं तुम में राक्षस को देखती हूं, मुझे दिखाओ। उस रात उन्होंने सिर्फ मजा नहीं लिया, उन्होंने एक जंग लड्डी, दांत त्वचा पर नाखून से खून निकलता हुआ, एक ऐसी पवित्र हिंसा जो प्रार्थना जैसी लगी। बाद में उसने एक सिगरेट सुलगाई और बोली, अब हम शुरू कर सकते हैं। विक्टर ने बाद में इसे अपनी जिंदगी का पहला असली पल बताया, क्योंकि पहली बार वो प्यार का अभिनय नहीं कर रहा था, वो उसमें डूब रहा था। हाइडेगर का मौत की ओर होना, बीइंग टुवर्ड डेथ, से यही मतलब था। ये एहसास कि प्यार सुरक्षा के बारे में नहीं, बल्कि खुद को पूरी तरह सौंप देने के बारे में है। मध्ययुगीन कैथार, एक धार्मिक समूह, इस बात को समझते थे। उनका मानना था कि ये दुनिया एक झूठे भगवान ने बनाई हुई जेल है, और इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका एक और ज्यादा बाघी, हेरेसी तरीके से था। इतना बद्दा प्यार कि वो एक तरह का विधर्म बन गया। उनके रीति रिवाज मना कर दिए गए, उनके पुजारियों को जिंदा जला दिया गया। क्यों? क्योंकि सत्ता में बैठे लोग हमेशा से जानते थे, एक पुरुष जो सच्चे प्यार को महसूस करता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। आज का मनोविज्ञान इसे ट्रॉमा बॉन्डिंग कहता है और इसके खिलाफ चेतावनी देता है, पर इतिहास एक अलग कहानी बताता है। दांते, एक मशहूर लेखक, ने अपनी डिवाइन कॉमेडी इसलिए नहीं लिखी क्योंकि बीट्राइस, उसकी प्रेमिका, उसके लिए अच्छी थी। उसने इसे इसलिए लिखा क्योंकि उसने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। पेट्रार्क, एक कवित, ने अपनी जिंदगी एक ऐसी महिला के लिए कविताएं लिखने में बिता दी जिससे वो मुश्किल से कभी बात भी कर पाया था। इसलिए नहीं कि वो भ्रम में था, बल्कि इसलिए कि वो जानता था कि जो चीज हासिल नहीं की जा सकती वही पूजा के लायक होती है। यहां तक कि कामसूत्र भी, जिसे आज सिर्फ एक यौन किताब तक सीमित कर दिया गया है, असल में इच्छा के जरिए आत्मा को ऊपर उठाने, मोक्ष के लिए एक गाइड थी। तांत्रिक गुरु सुख नहीं खोजते थे,
उन्होंने मिलन की पवित्र आग में पूरी तरह घुल जाने की तलाश की। पर कोई आपको ये नहीं बताएगा, ये प्यार आज भी मौजूद है। ये स्वाइप राइट वाली दुनिया या कई पार्टनर वाले मंचों में नहीं है। ये अंधेरे में है, उन पुरुषों और महिलाओं के बीच जिन्होंने ये पूछना बंद कर दिया है कि क्या ये रिश्ता सही है, और ये पूछना शुरू कर दिया है कि क्या ये जिंदा है। 1973 के स्टैनफोर्ड अध्ययन में ऐसे जोड़ों का पता लगाया गया जिन्होंने थेरेपी के आम नियमों को नहीं माना। वे जो बुरी तरह लड़ते थे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और ठीक से बात करने से मना करते थे। रिसर्च करने वालों को लगा था कि सब कुछ बिगड़ जाएगा, पर इसके बजाय उन्हें जिंदगी भर की वफादारी की सबसे ज्यादा दरें मिली, क्योंकि ये कपल किसी रिश्ते को संभाल नहीं रहे थे, वे एक रिश्ते में जल रहे थे। तो आप इसे कैसे पाते हैं? खोज कर नहीं, बल्कि भागना बंद करके। ज्यादा प्यारा बनकर नहीं, बल्कि ज्यादा बेकाबू बनकर। 12वीं सदी की एक रहस्यवादी हेडविच ऑफ एंटवर्प ने लिखा था कि ईश्वरीय प्रेम वो पागलपन है जो हमें बिल्कुल नग्न कर देता है। यही बात इंसानी प्यार पर भी लागू होती है। एक परफेक्ट पार्टनर बनने की कोशिश करना बंद करें। जिस महिला से आप प्यार करते हैं, उसे एक भूत की तरह परेशान करना शुरू करें। उसे ऐसे खत लिखें जो आपको खुद डरा दें, हफ्तों के लिए गायब हो जाए और हाथों में खून ज्यादातर कहने के लिए के साथ लौटें। उसे इतनी लापरवाही से प्यार करें कि पूरी दुनिया उस एहसास को महसूस करे, क्योंकि ये वो पुरानी सोच है जिसे उन्होंने इतिहास से मिटाने की कोशिश की है। आज का रोमांस फेल होता है क्योंकि उसे फेल होना ही है। इस खोखली दुनिया को बनाने वाले ऐसे पुरुषों को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो टूटते तारों की तरह प्यार करते हैं। ऐसे पुरुष जिनकी भक्ति काम और निजी जिंदगी के संतुलन और भावनाओं के हिसाब किताब के दिखावटी सपनों को जला देती है। उन्हें आप सामान खरीदते हुए, फोन पर स्वाइप करते हुए, सोशल मीडिया देखते हुए, डेटिंग कोचों को हर महीने $299 देते हुए चाहिए, जो आपको अपनी चाहत को सुरक्षित रिश्ते में बदलने को सिखाते हैं। पर असली प्यार कभी सुरक्षित नहीं रहा है। जब पेरिस ने हेलेन को चुराया, तो उसने उसके मायर्स ब्रिग्स टाइप, एक पर्सनालिटी टेस्ट की जांच नहीं की। जब हेलोइस, एक साध्वी, अपनी कॉन्वेंट की कोठरी में तड़पती थी, एबेलार्ड, उसका प्रेमी, को खत लिखती थी, तो वो सेल्फ केयर नहीं कर रही थी। वे समझते थे, जो हमें भुलाने के लिए गुमराह किया गया है, कि प्यार कोई थेरेपी सेशन नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूरी तरह मिटा देने का एक बद्धा पवित्र काम है। पुराने प्रेम के गायक ट्रूबैडोर्स सीमाओं के बारे में नहीं गाते थे। वे प्यार के दुख में विदेशी खाइयों में मर गए। कैसानोवा, एक मशहूर प्रेमी, ने जुनून तक पहुंचने के लिए अपनी डायरी नहीं लिखी। उसने पूरे यूरोप में कई रिश्ते बनाए, अपने पीछे टूटी हुई स्वीकारोक्ति की मोहरें और गर्भवती काउंटेंस, अमीर औरतें, छोड़ी। यहां तक कि फ्रायड, एक बड़े मनोविश्लेषक, भी इच्छाओं को साफ करने वाले उस महान शख्स ने अपने आखिरी दिनों में अपने कैंसर ग्रस्त जबड़े में दर्द की दवाई लगवाते हुए अपनी बेटी से फुसफुसाते हुए कहा, यह कीमत है अपने पूरे टूटे हुए दिल से प्यार करने से मना करने की। तो ये आपका बुलावा है, पुरानी सभ्यताओं की स्याही में लिखा हुआ। ठीक होना बंद करो। घाव ही वो जगह है जहां से रोशनी आती है। बढ़ना बंद करो। वो बस एक और पिंजरा है, इसके बजाय खुद को आग लगा लो। वो प्यार जो आपको 3 बजे रात में बिना पैसे के और कविताएं लिखते हुए छोड़ देगा। वो प्यार जिसका स्वाद खून और पवित्र शराब जैसा है। वो प्यार जो पुजारियों को आपको पास से गुजरते देख अपनी सूली को कसकर पकड़ने पर मजबूर कर देगा। यही अकेला प्यार है जो कभी मायने रखता था। ये हर ऐसा होना चाहिए और ऐसा माना जाता है से परे उस जगह पर आपका इंतजार कर रहा है, जहां अंतिम बचे हुए असली पुरुष और महिलाएं रात में चोरों की तरह मिलते हैं और वो चीज वापस चुराते हैं जो हमसे चुराई गई थी। दुनिया को और ज्यादा अच्छे से व्यवहार करने वाले पुरुषों की जरूरत नहीं है, उसे दिल के आग लगाने वालों की जरूरत है। जब आप उस गहरी खाई के किनारे पर खड़े होंगे, वो जो आपके थेरेपिस्ट को भी डराता है, क्या आप वापस रोशनी में कदम रखेंगे या आप अंत में खुशी से
लोग कहते हैं विचार नहीं होते, बल्कि विचारों के पास लोग होते हैं। कार्ल जंग। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जिस तरह से सोचते हैं वह दुनिया की उम्मीदों से मेल नहीं खाता? शायद आपको कहा गया हो कि ज्यादा तर्क से सोचो, जबकि आप स्वाभाविक रूप से भावनाओं पर भरोसा करते हैं। या शायद आपको बहुत ज्यादा भावुक कहा गया हो, जब आप उन चीजों में मतलब देखते हैं जहां दूसरों को कुछ नहीं दिखता। अभी, चाहे आपको पता हो या ना हो, आपका दिमाग एक खास तरीके से काम कर रहा है। एक ऐसा तरीका जो यह तय करता है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और दुनिया के साथ कैसे जुड़ते हैं। जंग का मानना था कि हर इंसान चार बुनियादी स्वभावों में से एक में आता है। सोचने वाले, थिंकर्स, जो तर्क और नियमों से चलते हैं। महसूस करने वाले, फीलर्स, जो भावनाओं और रिश्तों को अहमियत देते हैं। महसूस करने वाले, सेंसर्स, जो जमीनी हकीकत और सीधी बातों पर ध्यान देते हैं। और समझने वाले, इंट्यूटिव्स, जो दूर की सोचते हैं, छिपी हुई चीजों और आने वाले मौकों को देखते हैं। आपको लग सकता है कि आप पहले से जानते हैं कि आप इनमें से कौन से हैं, लेकिन क्या होगा अगर आप अपनी पूरी जिंदगी गलत स्वभाव के साथ जी रहे हों? जरा सोचिए, बचपन से ही आपको एक खास तरीके से सोचने के लिए सिखाया गया है। आपके माता-पिता, टीचर और समाज ने आपको कुछ खास व्यवहार करने के लिए कहा, जबकि दूसरों को डिस्करेज्ड किया। अगर आप बहुत ज्यादा तार्किक थे, तो शायद आपको कहा गया कि अपनी भावनाओं को भी समझो। अगर आप भावुक थे, तो शायद आपको कहा गया कि इतना भावुक होना बंद करो। अगर आप अपनी कल्पनाओं में जीते थे, तो शायद आपको ख़याली पुलाव पकाने वाला कहा गया। और अगर आप छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देते थे, तो शायद आपको बहुत कठोर कहा गया। जिस पल आप पैदा हुए थे, आपको एक उम्मीद के हिसाब से ढाला जा रहा था। पर समस्या ये है, क्या होगा अगर वो उम्मीद कभी आपकी थी ही नहीं? जंग का मानना था कि ज्यादातर लोग कभी उस नजरिए पर सवाल नहीं उठाते जिससे वे दुनिया को देखते हैं। वे मान लेते हैं कि उनका नजरिया ही एकमात्र नजरिया है। लेकिन अपने मुख्य तरीके को समझना सिर्फ खुद को जानने के बारे में नहीं है, यह ताकत के बारे में है। क्योंकि जिस पल आप अपने दिमाग को समझते हैं, आप आखिरकार अपनी जिंदगी पर काबू पा सकते हैं। पर यह वो बात है जो कोई आपको नहीं बताता। आपकी मुख्य व्यक्तिगत खासियत ही आपके बारे में सब कुछ नहीं है। अंदरूनी तौर पर आपके अचेतन मन की गहराई में कुछ और भी महत्वपूर्ण छिपा है। कुछ ऐसा जो शायद यह बता सकता है कि आपको हमेशा क्यों लगा कि कुछ कमी है। क्योंकि आप कैसे सोचते हैं, यह जानना एक बात है, लेकिन यह समझना कि आपने अपनी पूरी जिंदगी किस चीज को अनदेखा किया है, वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप किस तरह के इंसान हैं? क्योंकि चाहे आपको पता हो या ना हो, इसने पहले ही आपके बारे में सब कुछ तय कर दिया है। इससे पहले कि हम चार मुख्य स्वभावों में गहराई से उतरें, एक और भी जरूरी चीज है जो तय करती है कि आप दुनिया के साथ कैसे जुड़ाते हैं। जंग ने दो मुख्य रवैये बताए हैं जो तय करते हैं कि हम अपनी मानसिक ऊर्जा को कहां लगाते हैं। अंतर्मुखता, इंट्रोवर्शन, जो अंदरूनी दुनिया, खुद के बारे में सोचने और गहरी सोच पर ध्यान केंद्रित करती है। और बहिर्मुखता, एक्सट्रावर्जन, जो बाहरी दुनिया, लोगों से मेलजोल और बाहर की चीजों से ऊर्जा लेने पर आधारित होती है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि अंतर्मुखी होने का मतलब शर्मीला और चुप रहना है, जबकि बहिर्मुखी होने का मतलब तेज और मिलनसार होना है। लेकिन यह एक गलत फहमी है। एक अंतर्मुखी इंसान बहुत आत्मविश्वासी हो सकता है, लेकिन वह अकेले रहकर अपने विचारों को अंदर ही प्रोसेस करके अपनी ऊर्जा फिर से भरता है। एक बहिर्मुखी इंसान अकेले रहना पसंद कर सकता है, लेकिन वह बाहरी बातचीत और जुड़ाव से ऊर्जा हासिल करता है। जंग का मानना था कि न तो कोई बेहतर है और न कोई बुरा। वे बस हकीकत को महसूस करने के अलग अलग तरीके हैं। लेकिन यहां से बात और दिलचस्प हो जाती है। आपका स्वभाव सिर्फ अंतर्मुखता या बहिर्मुखता के बारे में नहीं है। ये दोनों रवैये कुछ ज्यादा गहरी चीज का दरवाजा खोलते हैं। हकीकत को प्रोसेस करने के चार मुख्य तरीके, चार व्यक्तित्व स्वभाव।
जंग ने पता लगाया कि हर इंसान का दुनिया को समझने का एक खास तरीका होता है। उन्होंने इसे 4 अलग-अलग स्वभावों में बांटा। सोचना, थिंकिंग, जो तर्क और विश्लेषण का काम है, महसूस करना, फीलिंग, जो भावनाओं और मूल्यों का काम है, संवेदन, सेंसेशन, जो ठोस हकीकत का काम है, और समझना, इंट्यूइशन, जो गहरे अर्थ को समझने का काम है। हम सब में एक मुख्य स्वभाव होता है जो तय करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। पर सवाल यह है, क्या आप सच में जानते हैं कि आपका कौन सा स्वभाव है, या क्या आपको उसे दबाने के लिए सिखाया गया है? क्योंकि अगर आप अपने असली स्वभाव के खिलाफ जी रहे हैं, तो आपकी जिंदगी जरूरत से ज्यादा थकाऊ लग सकती है, फैसले थोपे हुए लग सकते हैं, और आपके लोगों से जुड़ाव अजीब लग सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपना मुख्य स्वभाव जान लेते हैं, सब कुछ समझ में आने लगता है। आप समझने लगते हैं कि आप ऐसे क्यों सोचते हैं, कुछ चीजें आपको क्यों थका देती हैं, और कुछ क्यों आपको जिंदा महसूस कराती हैं। जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते, वह आपकी जिंदगी को चलाएगा, और आप इसे किस्मत कहेंगे। कार्ल जंग। जंग का मानना था कि ज्यादातर लोग कभी अपने मुख्य स्वभाव को पूरी तरह समझ नहीं पाते, क्योंकि समाज उन्हें कुछ ऐसा बनने के लिए धकेलता है जो वे नहीं हैं। लेकिन यह पहचानना कि आप दुनिया को कैसे समझते हैं, आपके फैसलों, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास में ज्यादा स्पष्टता ला सकता है। नीचे कमेंट करें, क्या आपको लगता है कि आप सोचने वाले, महसूस करने वाले, संवेदन वाले या समझने वाले हैं? किस चीज ने आपके दुनिया को देखने के तरीके को आकार दिया है? और अगर आप जंग के विचारों और वे रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे लागू होते हैं, उसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करने पर विचार करें। जंग का व्यक्तित्व का सिद्धांत सिर्फ 4 बुनियादी स्वभावों पर नहीं रुकता। इनमें से हर एक, सोचना, महसूस करना, संवेदन और समझना, 2 अलग-अलग तरीकों से दिख सकता है। बाहर की दुनिया पर केंद्रित होकर बहिर्मुखता, या खुद के अंदर सोचने पर केंद्रित होकर अंतर्मुखता। इससे 8 अलग-अलग व्यक्तित्व प्रकार बनते हैं। हर एक का हकीकत को समझने का एक अनोखा तरीका होता है। इन्हें समझना सिर्फ खुद को पहचानने के बारे में नहीं है, यह जानने के बारे में है कि आप इन अचेतन पैटर्नों से कैसे प्रभावित हुए हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग मुख्य रूप से बहिर्मुखी सोच के जरिए काम करते हैं। वे नियमों, कार्यकुशलता और नतीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें मापा जा सके। उनका दिमाग एक इंजीनियर की तरह काम करता है, जो एक बेजोड़ सिस्टम डिजाइन करता है। यह पक्का करता है कि सब कुछ तर्क और व्यवस्था के अनुसार काम करे। तथ्यों से उनके फैसले तय होते हैं, और वे व्यक्तिगत भावनाओं से ज्यादा जांचे परखे तरीकों पर भरोसा करते हैं। लेकिन उनकी कार्यकुशलता की धुन उन्हें भावनाओं को खारिज करने पर मजबूर कर सकती है। उन्हें इंसान के अनुभव के जरूरी हिस्सों के बजाय रुकावट मान सकती है। उनकी ताकत ऐसे सिस्टम बनाने में है जो काम करते हैं, पर उनकी कमजोरी उन सिस्टम के मानवीय पहलू को न देख पाना है। दूसरे लोग अंतर्मुखी सोच के जरिए काम करते हैं, जहां तर्क को अंदर ही समझा और विश्लेषण किया जाता है। ये लोग सिर्फ नियमों को लागू नहीं करते, वे उन्हें तोड़ते हैं। हर सोच पर सवाल उठाते हैं जब तक कि सिर्फ सबसे शुद्ध सच्चाई न रह जाए। अपने बहिर्मुखी समकक्षों के विपरीत, वे बाहरी दुनिया को व्यवस्थित करने की कम परवाह करते हैं, और ज्ञान के अपने आंतरिक ढांचे को बेहतर बनाने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। वे किसी विचार की अपनी समझ को बेहतर बनाने में घंटों खोए रह सकते हैं, इससे पहले कि वे उसके बारे में एक भी शब्द बोलें। जबकि यह उन्हें जटिल समस्याओं को हल करने में शानदार बनाता है। यह उन्हें अलग थलग भी दिखा सकता है, अपने ही विचारों में खोए हुए, अपनी अंतर्दृष्टि को व्यवहार में लाने के लिए संघर्ष करते हुए। फिर वे लोग हैं जो बहिर्मुखी महसूस करने वाले होते हैं। ऐसे लोग जिनकी सबसे बद्दी चिंता तालमेल, जुद्धाव और भावनात्मक संतुलन है। एक कमरे के माहौल को समझने की उनकी क्षमता लगभग जन्मजात होती है। मूड में बदलाव को किसी और के जानने से पहले ही भांप लेते हैं। वे सामाजिक उम्मीदों के हिसाब से आसानी से ढल जाते हैं, स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि दूसरों को कैसा महसूस कराने के लिए क्या कहना है। लेकिन इस
गहरी सहानुभूति की एक कीमत होती है। वे दूसरों की भावनाओं में खो सकते हैं। शांति बनाए रखने की अपनी कोशिश में अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर सकते हैं। वे उन भूमिकाओं में कामयाब होते हैं जहां भावनात्मक बुद्धिमत्ता को महत्व दिया जाता है। लेकिन जब उन्हें ऐसी जगहों पर धकेला जाता है जहां केवल तर्क की जरूरत होती है, तो वे खोया हुआ महसूस कर सकते हैं, जैसे उनकी स्वाभाविक ताकत छीन ली गई हो। इसके विपरीत, अंतर्मुखी महसूस करने वाले बाहरी पहचान नहीं चाहते। वे एक आंतरिक नैतिक कंपास से निर्देशित होकर जीवन जीते हैं। फैसले इस आधार पर लेते हैं कि उन्हें क्या सही लगता है, बजाय इसके कि सामाजिक रूप से क्या स्वीकार्य है। जबकि एक बहिर्मुखी महसूस करने वाला दुनिया के हिसाब से ढल जाता है, एक अंतर्मुखी महसूस करने वाला मजबूती से खड़े सा रहता है, अपने अंदरूनी विश्वासों को धोखा देने से इनकार करता है। वे व्यक्तिगत सच्चाई में डूबी कला, आंदोलन और दर्शन बनाते हैं, लेकिन उनकी गहरी भावनाएं उन्हें अलग थलग भी कर सकती हैं, क्योंकि अगर उनके मूल्य आसपास के लोगों से बहुत अलग हैं, तो वे खुद को व्यक्त करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, ये महसूस करते हुए कि वे ऐसी दुनिया में मौजूद हैं जो उन्हें नहीं समझती। सोचने और महसूस करने से परे, कुछ लोग दुनिया को मुख्य रूप से बहिर्मुखी संवेदन के जरिए अनुभव करते हैं। ये यथार्थवादी होते हैं, हाथ से काम करने वाले होते हैं, जो पूरी तरह से वर्तमान पल में रहते हैं। वे जीवन के बारे में सिद्धांत नहीं बनाते, वे इसे अनुभव करते हैं। हर रंग, बनावट, स्वाद और ध्वनि को बहुत बारीकी से महसूस करते हैं। वे तेज तर्रार माहौल में कामयाब होते हैं, जहां तुरंत प्रतिक्रिया करने की उनकी क्षमता उन्हें एक फायदा देती है। लेकिन वर्तमान पर यह ध्यान लंबी अवधि की योजना को मुश्किल बना सकता है। वे एक रोमांच के बाद दूसरे का पीछा कर सकते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, कभी यह सोचने के लिए नहीं रुकते कि वे कहां जा रहे हैं। दूसरी ओर, अंतर्मुखी संवेदन प्रकार दुनिया को व्यक्तिगत यादों और पिछले अनुभवों के जरिए प्रोसेस करते हैं। वे उस पर भरोसा करते हैं जो परिचित है, जिसे परखा गया है और जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। उनका दिमाग एक विशाल संग्रह की तरह काम करता है, उन विवरणों को याद करता है जिन्हें दूसरे अनदेखा कर देते हैं। उन्हें परंपरा में, नियम में, जानी पहचानी चीजों में सुकून मिलता है। लेकिन जहां उनकी विश्वसनीयता बेजोद्दा है, वहीं वे बदलाव का विरोध भी कर सकते हैं, अतीत से चिपके रहते हैं, भले ही दुनिया उनके आसपास आगे बढ़ रही हो। फिर वे लोग हैं जो बहिर्मुखी अंतर्ज्ञान से प्रेरित होते हैं, ऐसे दूरदर्शी जो वर्तमान में नहीं बल्कि संभावनाओं में जीते हैं। जहां दूसरे जो है उसे देखते हैं, वे देखते हैं कि क्या हो सकता है। विचार लगातार उनके दिमाग में आते रहते हैं और वे खोजबीन, आविष्कार और नए जुद्धावों को खोजने में कामयाब होते हैं। वे एक विचार से दूसरे विचार पर लगातार उत्सुकता के साथ आगे बढ़ाते हैं, हमेशा क्षितिज से परे कुछ खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी ऊर्जा अस्त व्यस्त हो सकती है, जिससे परियोजनाएं अधूरी रह जाती हैं, क्योंकि नए विचार उन्हें अलग अलग दिशाओं में खींचते रहते हैं। उनकी चुनौती अपनी कल्पनाओं को हकीकत में लाना सीखना है। आखिर में, अंतर्मुखी अंतर्ज्ञान एक धीमी, जलती हुई आग की तरह काम करता है, शांत, तीव्र और बहुत गहरी अंतर्दृष्टि वाला। ये लोग अचानक ऐसे एहसास महसूस करते हैं जो कहीं से भी नहीं आते, लेकिन असल में वे लंबे समय से पैटर्न को अवचेतन रूप से प्रोसेस कर रहे होते हैं। वे दुनिया को वैसे ही नहीं देखते जैसे वह है, वे महसूस करते हैं कि वह कहां जा रही है। उनकी अंतर्दृष्टि लगभग भविष्यवाणी जैसी लग सकती है, जैसे वे चीजों को होने से पहले ही समझते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी सोचने की प्रक्रिया इतनी आंतरिक होती है, उन्हें अक्सर यह समझाने में मुश्किल होती है कि वे अपने निष्कर्षों तक कैसे पहुंचे, जिससे दूसरे या तो चकित रह जाते हैं या भ्रमित। इन 8 प्रकारों में से हर एक दुनिया के साथ बातचीत करने का एक अलग तरीका दिखाता है, लेकिन कोई भी पूरी तरह से एक प्रकार का नहीं होता। जंग का मानना था कि हम सभी में एक मुख्य स्वभाव होता है, जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन हमारे पास कमजोर स्वभाव भी होते हैं जो पृष्ठभूमि में काम करते हैं।
और यहां से बात दिलचस्प हो जाती है। हमारा सबसे कमजोर स्वभाव, जिसे हम दबाते हैं, वही संतुलन की कुंजी है। हमारी कई मुश्किलें हमारे मुख्य प्रकार से नहीं आती, बल्कि खुद के उन हिस्सों को अनदेखा करने से आती हैं जिन्हें हमने नजरअंदाज किया है। तो सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आप किस प्रकार के हैं। हमारा व्यक्तित्व सिर्फ एक स्वभाव नहीं है, यह एक नाजुक संतुलन में एक साथ काम करने वाली मानसिक प्रक्रियाओं का एक क्रम है। कुछ स्वभाव सामने होते हैं, आपके सोचने और दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को आकार देते हैं। दूसरे पृष्ठभूमि में काम करते हैं, आपको सूक्ष्म तरीकों से प्रभावित करते हैं। और फिर एक ऐसा स्वभाव होता है जिसे आप मुश्किल से ही देखते हैं। वह आपके अचेतन में इतना गहरा दबा हुआ है कि अगर उसे अनदेखा किया जाए तो वह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। जंग का मानना था कि हर व्यक्ति का एक मुख्य स्वभाव होता है जिस पर वह स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा भरोसा करता है। यह आपकी आत्मा का मुख्य किरदार है, आपका वह हिस्सा जो आपको सबसे ज्यादा आप जैसा महसूस कराता है। एक सोचने वाला हमेशा तर्क और नियमों की ओर झुकेगा। एक महसूस करने वाला भावनाओं और मूल्यों के जरिए जीवन को संभालेगा। एक संवेदन वाला व्यक्ति ठोस और वर्तमान चीजों पर भरोसा करता है, जबकि एक समझने वाला व्यक्ति तुरंत की चीजों से परे संभावनाओं की ओर आकर्षित होता है। यह मुख्य स्वभाव जीवन में जल्दी विकसित होता है और एक मुख्य फिल्टर के रूप में काम करता है जिसके जरिए आप दुनिया को अनुभव करते हैं। लेकिन कोई भी सिर्फ एक स्वभाव के साथ काम नहीं करता। अगर आपका मुख्य स्वभाव आपके दिमाग का मुख्य किरदार है, तो सहायक स्वभाव सहायक किरदार है जो संतुलन और गहराई प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, मुख्य सोच वाले व्यक्ति का सहायक स्वभाव महसूस करना हो सकता है, जो अकेले तर्क के काफी न होने पर उन्हें भावनाओं से जुदा रहने में मदद करता है। इसी तरह जो अंतर्ज्ञान से शुरू होता है, वह खुद को वास्तविकता में बनाए रखने के लिए संवेदन को अपने दूसरे स्वभाव के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। जबकि मुख्य स्वभाव हमेशा नियंत्रण में रहता है, सहायक स्वभाव आपको ज्यादा लचीला और पूरा इंसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर तीसरा स्वभाव है एक ऐसी प्रक्रिया जो पृष्ठभूमि में मौजूद होती है, कभी कभार खुद को दिखाती है, लेकिन कभी पूरी तरह विकसित नहीं होती। कुछ लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं, अपने तीसरे स्वभाव का इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरे इसके प्रभाव को मुश्किल से ही पहचान पाते हैं। उदाहरण के लिए, एक मजबूत इच्छा शक्ति वाला बहिर्मुखी सोचने वाला व्यक्ति तीसरा अंतर्ज्ञान रख सकता है, जो रचनात्मकता और अंतर्दृष्टि के क्षणों को जन्म देता है। लेकिन क्योंकि यह उनके काम करने का स्वाभाविक तरीका नहीं है, यह अविकसित रहता है, केवल कुछ खास स्थितियों में सामने आता है। और अंत में अचेतन की गहराई में छिपा होता है हीन स्वभाव, इंफीरियर फंक्शन, आपके खुद का वह हिस्सा जिसे आप सबसे कम समझते हैं, फिर भी जो विकास की सबसे ज्यादा संभावना रखता है। हीन स्वभाव एक छाया की तरह है, यह नियंत्रण का विरोध करता है, अप्रत्याशित रूप से काम करता है और अक्सर तनाव या भावनात्मक संघर्ष के क्षणों में खुद को दिखाता है। उदाहरण के लिए, एक बहिर्मुखी संवेदन वाले व्यक्ति का अंतर्मुखी अंतर्ज्ञान सबसे कमजोर स्वभाव हो सकता है, जिसका मतलब है कि वे अमूर्त विचारों या लंबी अवधि की सोच में संघर्ष करते हैं। एक मुख्य सोचने वाले व्यक्ति का सबसे कमजोर पहलू महसूस करना हो सकता है, जिससे भावनात्मक स्थितियां भारी या मुश्किल हो जाती हैं। यहीं पर बातें दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि जबकि हीन स्वभाव एक कमजोरी जैसा लग सकता है, यह आपके व्यक्तिगत विकास के मिसिंग पीस को भी दिखाता है। जंग का मानना था कि सच्चा व्यक्तित्व विकास, इंडिविजुएशन, यानी पूरा बनने की प्रक्रिया, खुद के उन हिस्सों को एकीकृत करने की मांग करती है जिन्हें हमने अनदेखा किया है। दिमाग स्वाभाविक रूप से इसका विरोध करता है। अपने सोचने के मुख्य तरीके से बाहर निकलना असहज होता है। एक बहुत ज्यादा तार्किक व्यक्ति भावनाओं को जानने में असहज महसूस कर सकता है। एक बहुत भावुक व्यक्ति कठोर तर्क का सामना करने से बच सकता है। लेकिन अगर आप अपने कमजोर स्वभावों को अनदेखा करते हैं,
तो आप खुद के एक कठोर, एक तरफा संस्करण में फंसने का जोखिम उठाते हैं। अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। क्या आपको कभी ऐसी स्थितियों में संघर्ष करते हुए पाया है जहां आपका सामान्य सोचने का तरीका काम नहीं करता? शायद आप एक मजबूत अंतर्ज्ञान वाले व्यक्ति हैं जो हमेशा विचारों में खोए रहते हैं, लेकिन जब व्यावहारिक विवरणों से निपटने की बात आती है तो आप रुक जाते हैं। या शायद आप एक बहुत ही व्यवस्थित सोचने वाले हैं, लेकिन जिन पलों में भावनात्मक संवेदनशीलता की जरूरत होती है, आप पूरी तरह से असहज महसूस करते हैं। निराशा के ये पल सिर्फ रैंडम नहीं हैं, वे संकेत हैं कि आपके कमजोर स्वभाव ध्यान की मांग कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत विकास का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर के स्वभावों को विकसित करना सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। अगर आप मुख्य रूप से महसूस करने वाले हैं, तो तार्किक सोच का अभ्यास करने से आप ज्यादा संतुलित बन सकते हैं। अगर आप एक मजबूत सोचने वाले हैं, तो खुद को संवेदनशील और भावनात्मक रूप से खुला रहने देने से गहरे जुड़ाव हो सकते हैं। अगर आप संवेदन पर भरोसा करते हैं, तो अमूर्त सोच को गले लगाना सीखना दुनिया के बारे में आपकी सोच को बद्धा कर सकता है। और अगर आप अंतर्ज्ञान वाले हैं, तो खुद को वर्तमान में बनाए रखना आपके विचारों को हकीकत में लाने में मदद कर सकता है। जंग का मानना था कि आप जो हैं उसे बदलने में नहीं, बल्कि आप जो हैं उसे बढ़ाने में हैं। आपका मुख्य स्वभाव हमेशा आपकी ताकत रहेगा, लेकिन सच्चे मनोवैज्ञानिक विकास की कुंजी खुद के उन हिस्सों को एकीकृत करना सीखना है जिन्हें आपने अनदेखा किया है। क्योंकि आप जितने ज्यादा संतुलित होते हैं, आप उतने ही ज्यादा पूरी तरह से खुद होते हैं। हमारा बहुत कुछ हमारे अंदरूनी हिस्से में काम करता है, जो हमारी चेतना जागरूकता से छिपा होता है। हम मानना पसंद करते हैं कि हम खुद को पूरी तरह समझते हैं, कि हमारे विचार, चुनाव और व्यवहार पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में हैं। लेकिन जंग ने तर्क दिया कि यह एक भ्रम है। हम जो भी फैसला लेते हैं, हर प्रतिक्रिया, हर डर और हर आवेग के पीछे कुछ ज्यादा गहरा छिपा होता है। अचेतन मन, जो हमें उन तरीकों से आकार देता है जिन्हें हम महसूस नहीं करते। जंग का मानना था कि इस छिपे हुए दायरे में छाया, शैडो मौजूद है, खुद का वह हिस्सा जिसे हम दबाते हैं, अनदेखा करते हैं या पूरी तरह से मना कर देते हैं। यह उन सभी चीजों से बना है जिन्हें हमें दूर धकेलने के लिए सिखाया गया है। गुस्सा, ईर्ष्या, स्वार्थ, संवेदनशीलता। इसलिए नहीं कि ये गुण हम में मौजूद नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि हमें सिखाया गया था कि वे नहीं होने चाहिए। जिस बच्चे को हमेशा अच्छा रहने के लिए कहा जाता है, वह अपने गुस्से को दबाना सीखता है। जिस व्यक्ति को भावनाएं दिखाने के लिए शर्मिंदा किया जाता है, वह संवेदनशीलता को कमजोरी मानने लगता है। समय के साथ ये अस्वीकृत पहलू गायब नहीं होते, वे अचेतन में डूब जाते हैं, पृष्ठभूमि से हमें प्रभावित करते हैं। लेकिन छाया हमेशा चुप नहीं रहती। यह अप्रत्याशित तरीकों से बाहर निकलती है, अचानक गुस्से के फटने से, खुद को नुकसान पहुंचाने के पैटर्नों से, या दूसरों के लिए एक अजीब नापसंदगी से, जो कुछ ऐसा दिखाते हैं जिसे हम खुद में स्वीकार करने से इनकार करते हैं। हम इसे जितना ज्यादा अनदेखा करते हैं, इसका प्रभाव उतना ही मजबूत होता जाता है। जंग ने छाया को डरने वाली चीज के रूप में नहीं देखा, बल्कि आत्म जागरूकता की कुंजी के रूप में देखा। लक्ष्य इसे खत्म करना नहीं है, बल्कि इसे समझना है, इसे चेतना में लाना और इसे अपनी पहचान में शामिल करना है। क्योंकि जब हम खुद के उन हिस्सों से भागना बंद कर देते हैं जिन्हें हम नापसंद करते हैं, तो हमें कुछ अनमोल मिलता है, पूर्णता। हमारे व्यक्तित्व को आकार देने वाली अचेतन शक्तियों को पहचानना हमें उन पैटर्नों से मुक्त होने देता है जिन्हें हम कभी नहीं जानते थे कि हमें नियंत्रित कर रहे थे। और उस जागरूकता में सच्ची आत्म समझ शुरू होती है। जंग के व्यक्तित्व प्रकारों को समझना सिर्फ एक अमूर्त विचार नहीं है, यह एक उपकरण है जिसका सही ढंग से उपयोग करने पर आपके रिश्तों, करियर के चुनाव और व्यक्तिगत विकास को बदल सकता है। ज्यादातर झगड़े, ये निराशाएं और गलतफहमियां इसलिए नहीं होती कि लोग स्वभाव से ही मुश्किल होते हैं, बल्कि इसलिए
कि वे हकीकत को अलग तरह से समझते हैं। इन अंतरों को पहचानना बेहतर बातचीत, स्मार्ट फैसले लेने और ज्यादा संतोषजनक जीवन की कुंजी हो सकता है। उदाहरण के लिए रिश्तों को लें। एक सोचने वाला और एक महसूस करने वाला अक्सर टकरा सकते हैं। एक तर्क को प्राथमिकता देता है, जबकि दूसरा भावनात्मक जुड़ाव चाहता है। सोचने वाला भावनात्मक चिंताओं को तर्कहीन बताकर खारिज कर सकता है, जबकि महसूस करने वाला सोचने वाले को ठंडा या दूर का मान सकता है। लेकिन एक बार जब वे अपने अंतरों को समझ जाते हैं, तो वे बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। सोचने वाला सीखता है कि भावनाओं की अपनी एक तरह की बुद्धिमत्ता होती है, जबकि महसूस करने वाला समझता है कि तर्क भावनाओं को खारिज करना नहीं है। यह दुनिया को नेविगेट करने का बस एक अलग तरीका है। करियर में अपने मुख्य स्वभाव को जानना गलत नौकरी में फंसे रहने और अपनी ताकतों के अनुकूल माहौल में कामयाब होने के बीच का अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक बहिर्मुखी संवेदन वाला व्यक्ति धीमी, बहुत ज्यादा थ्योरी वाली नौकरी में संघर्ष करेगा, जिसके लिए लगातार सोचने की जरूरत होती है। लेकिन वह तेज तर्रार, हाथों से काम करने वाले करियर में बेहतरीन प्रदर्शन करेगा, जहां तुरंत फैसले मायने रखते हैं। वहीं एक अंतर्मुखी अंतर्ज्ञान वाला व्यक्ति ऐसे माहौल में थका हुआ महसूस कर सकता है, जहां लगातार सामाजिक जुड़ाव की जरूरत होती है। लेकिन वह ऐसी भूमिका में कामयाब होगा जहां गहरी सोच और रणनीतिक दूरदर्शिता की जरूरत होती है। समस्या समाधान भी प्रकार के आधार पर बहुत अलग दिखता है। बहिर्मुखी सोचने वाले समस्याओं को चरणों में तोड़ते हैं और बाहरी डेटा का उपयोग करते हैं, जबकि अंतर्मुखी सोचने वाले फैसला लेने से पहले हर पहलू का आंतरिक रूप से विश्लेषण करते हैं। अंतर्ज्ञान वाले पैटर्न और अमूर्त समाधान खोजते हैं, अक्सर अपने समय से आगे सोचते हैं, जबकि संवेदन वाले व्यावहारिक, तुरंत नतीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन प्रवृत्तियों को पहचानना न सिर्फ व्यक्तिगत कार्यकुशलता में सुधार करता है, बल्कि टीम वर्क को भी बढ़ाता है। अलग अलग तरीकों पर निराशा होने के बजाय लोग उन ताकतों की सराहना कर सकते हैं जो दूसरे लाते हैं। आत्म जागरूकता बहुत शक्तिशाली है। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं और कैसे बात करते हैं, तो आप खुद को उन भूमिकाओं में धकेलना बंद कर देते हैं जो आपको सूट नहीं करती। आप दूसरों से अलग होने के लिए उनसे नफरत करना बंद कर देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जिंदगी को ऐसे तरीके से जीना शुरू कर देते हैं जो स्वाभाविक लगता है, क्योंकि आप अब अपने ही दिमाग के खिलाफ काम नहीं कर रहे होते। जंग के व्यक्तित्व सिद्धांत ने आधुनिक मनोविज्ञान से लेकर करियर के आकलन तक सब कुछ प्रभावित किया है, लेकिन समय के साथ उनके कई विचारों को बहुत सरल बना दिया गया है, तो डेट मरौदा कर पेश किया गया है या गलत समझा गया है। सबसे बड़ी गलत फहमियों में से एक यह है कि ये व्यक्तित्व प्रकार कठोर श्रेणियां हैं जो यह तय करती हैं कि आप कौन हैं और आप क्या करने में सक्षम हैं। हकीकत में जंग ने उन्हें लचीली मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों के रूप में देखा, न कि ऐसे लेबल जो लोगों को सोचने के एक ही तरीके तक सीमित कर देते हैं। एक आम गलतफहमी यह भी है कि लोग सिर्फ एक प्रकार के होते हैं, या तो सोचने वाले या महसूस करने वाले, संवेदन वाले या अंतर्ज्ञान वाले। लेकिन जंग के मॉडल में हर किसी को सभी चार स्वभावों तक पहुंच होती है, बस अलग अलग वरीयता क्रम में। आपका मुख्य स्वभाव आपके फैसले लेने में मदद कर सकता है, लेकिन आपके सहायक, तीसरे और यहां तक कि हीन स्वभाव भी भूमिका निभाते हैं। उन्हें पूरी तरह से खारिज करने से असंतुलित आत्मधारणा पैदा होती है, जिससे लोग यह मानने लगते हैं कि वे उन क्षेत्रों में कभी सुधार नहीं कर सकते जहां वे संघर्ष करते हैं। एक और बड़ी गलत फहमी लोकप्रिय एमबीटीआई एमबीटीआई मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर से पैदा होती है, जो जंग के काम से प्रेरित था, लेकिन उनके मूल ढांचे को काफी हद तक बदल दिया। एमबीटीआई लोगों को चार अक्षर वाले कोड जैसे आईएनटीजी, ईएसएफपी के आधार पर 16 प्रकारों में वर्गीकृत करता है, जिससे लगता है कि व्यक्तित्व तय और अपरिवर्तनीय है। लेकिन जंग का कभी इरादा नहीं था कि उनका वर्गीकरण एक स्थिर वर्गीकरण हो। उनका मानना था
कि व्यक्तित्व विकास की एक आजीवन प्रक्रिया है, जिसे उन्होंने व्यक्तित्व विकास इंडिविजुएशन कहा, जहां हम समय के साथ धीरे धीरे खुद के विभिन्न पहलुओं को एकीकृत करते हैं। इसके अलावा कई लोग मानते हैं कि जंग के मॉडल में अंतर्मुखता और बहिर्मुखता वही है जो रोजमर्रा के उपयोग में है, जहां अंतर्मुखी शर्मीले होते हैं और बहिर्मुखी मिलनसार होते हैं। लेकिन जंग के लिए ये शब्द इस बात को बताते थे कि कोई व्यक्ति अपनी मानसिक ऊर्जा को कहाँ लगाता है, आंतरिक रूप से या बाहरी रूप से, न कि वे कितने सामाजिक हैं। कोई अंतर्मुखी सोचने वाला भी सामाजिक होना पसंद कर सकता है, या एक बहिर्मुखी महसूस करने वाले को भावनाओं को प्रोसेस करने के लिए अकेले समय की जरूरत हो सकती है। जंग के सिद्धांतों को वैसे ही समझना जैसे वे थे, बजाय सरल आधुनिक अनुकूलन के। हमें व्यक्तित्व प्रकारों को पहचानने के लिए न सिर्फ एक ज्यादा सटीक और उपयोगी ढांचा मिलता है, बल्कि मानव मन के गहरे काम करने के तरीकों को समझने के लिए भी। आप सच में कौन है? वह इंसान नहीं जो उम्मीदों से बना है, वह भूमिका नहीं जो आप समाज में निभाते हैं, बल्कि वह इंसान जो इन सब के नीचे मौजूद है। जंग का मानना था कि ज्यादातर लोग कभी सच में खुद नहीं बन पाते, क्योंकि वे अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अपनी आत्मा के सिर्फ एक हिस्से से पहचान बनाने में बिताते हैं। हर उस चीज को खारिज करते हैं जो उनके होना चाहिए के विचार में फिट नहीं बैठती। व्यक्तित्व विकास इंडिविजुएशन उस चीज को खत्म करने की प्रक्रिया है, खुद के सभी पहलुओं को एकीकृत करके पूरा बनने की। कई मनोवैज्ञानिक मॉडलों के विपरीत जो खास गुणों को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, व्यक्तित्व विकास आत्म सुधार के बारे में नहीं है, यह आत्म अनुभूति के बारे में है। इसके लिए खुद के उन हिस्सों का सामना करने की जरूरत होती है जिन्हें आपने अनदेखा किया है, चाहे वह आपकी दबी हुई भावनाएं हों, आपकी भूली हुई रचनात्मकता हो, या वह महत्वाकांक्षा हो जिसे आपको खतरनाक बताया गया है। नीत्शे ने भी इसी तरह के विचार पर बात की थी जब उन्होंने आप जो हैं वो बनने की बात की थी, यह सुझाव देते हुए कि विकास किसी आदर्श के अनुरूप ढलना नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक विरोधाभासों को गले लगाना है। शक्ति और कमजोरी, तर्क और भावना, अनुशासन और सहजता, इनमें से कोई भी विपरीत नहीं है, बल्कि एक बड्ढे पूरे के हिस्से हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं है। मन बदलाव का विरोध करता है, और समाज अक्सर उन लोगों को इनाम देता है जो पूर्व निर्धारित श्रेणियों में आसानी से फिट होते हैं। लेकिन व्यक्तित्व विकास दूसरों को खुश करने के बारे में नहीं है, यह आंतरिक शांति प्राप्त करने के बारे में है। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया से गुजरा है, वह सिर्फ तर्क से या भावनात्मक रूप से काम नहीं करता। वे जानते हैं कि कब किस पर भरोसा करना है। वे सिर्फ नियमों या अंतर्ज्ञान का पालन नहीं करते, वे दोनों के मूल्य को समझते हैं। वे किसी एक भूमिका में फंसे नहीं होते, बल्कि जरूरत के अनुसार खुद के विभिन्न पहलुओं के बीच घूमने के लिए आजाद होते हैं। ज्यादातर लोग खंडित जीवन जीते हैं, खुद के उन हिस्सों से कटे हुए होते हैं जिन्हें उन्होंने कभी स्वीकार करना नहीं सीखा। लेकिन जो लोग व्यक्तित्व विकास पूरा करते हैं, वे कुछ दुर्लभ हासिल करते हैं। आंतरिक स्पष्टता की एक स्थिति जहां उनके विचार, भावनाएं और कार्य एक साथ मिलते हैं। इसलिए नहीं कि वे परफेक्ट हैं, बल्कि इसलिए कि वे असली हैं। जैसा कि जंग ने कहा, जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य वही बनना है जो आप सच में हैं। लोग कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। वे उम्मीदों के हिसाब से जीते हैं, अपनी सहज भावनाओं को दबाते हैं और अपनी जिंदगी को आकार देने वाली गहरी शक्तियों को अनदेखा करते हैं। लेकिन व्यक्तित्व विकास सिर्फ दार्शनिकों या मनोवैज्ञानिकों के लिए नहीं है, यह किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध रास्ता है जो अंदर झांकने को तैयार है। अगर इस वीडियो ने आपको ये सोचने पर मजबूर किया कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं, या दुनिया को कैसे समझते हैं, तो यह एक संकेत है कि आपने पहले ही यात्रा शुरू कर दी है। लेकिन खुद को समझना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और अगर आप और गहराई में जाना चाहते हैं, तो मैं आपको खोज जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। जंग की साइकोलॉजिकल टाइप्स, नीत्शे की 10 स्पोक जरथुस्त्र,
या यहां तक कि मार्कस ऑनरेलियस की मेडिटेशंस पढ़ें, ये देखने के लिए कि अलग अलग विचारक आत्म खोज के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको इस चर्चा में कुछ खास मिला तो सब्सक्राइब करने पर विचार करें। ये विचार सिर्फ शुरुआत है और अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। हमने इस यात्रा की शुरुआत एक साधारण सवाल से की थी, आप कौन हैं? लेकिन जैसा कि हमने देखा है, जवाब बिल्कुल भी सरल नहीं है। आपका व्यक्तित्व सिर्फ एक स्वभाव, सोचने का एक तरीका या एक कठोर श्रेणी नहीं है। यह ताकतों, कमजोरियों और छिपे हुए पहलुओं का एक जटिल मेल है जो सामने आने का इंतजार कर रहा है। जंग का काम हमें याद दिलाता है कि विकास तर्क और भावना, अंतर्ज्ञान या नियमों के बीच चुनने के बारे में नहीं है। यह खुद के हर हिस्से को एकीकृत करना सीखने के बारे में है, जो ज्ञात है और जो अज्ञात है, जो चेतन है और जो अचेतन है। व्यक्तित्व विकास नए इंसान बनने के बारे में नहीं है, बल्कि आखिरकार उस इंसान को स्वीकार करने के बारे में है जो आप हमेशा से थे, अंदर से। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ डालता हूं। आपके व्यक्तित्व के किस पहलू को आप आगे जानना चाहेंगे?